एक बार कंफर्म करना, आवाज़ आ रही क्या ऑनलाइन? जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चंस हमने किया था क्या उस दिन ड्राइव में? नीचे भी क्वेश्चंस थे ना कुछ, वो किया था? सर ओके, थैंक यू। हाँ, पॉलिसी ऑफ, चलो अभी बताता हूँ, पहले जवाब दो। ओहो, ठीक है, सही है यार, बड़े दिन बाद सुनने मिला। मेरी क्लास में आज तक किसी ने ये नहीं बोला होगा। जाने के जरूर पूछते हैं कि क्या नहीं को। ठीक है, जाने हैं। अच्छा, थैंक यू। ओके, ये कर रखा था हमने, ये क्वेश्चन उसमें भी था पहले वाला। इसका ऑप्शन क्या था? सी। चलो ये तो हो रखा था ऑलरेडी। बैटल ऑफ प्लासी, गुड मॉर्निंग। हम्म, आफ्टर द बैटल मीर जफर बिकेम द पप, है कौन कौन सा? ऑल थ्री, थ्री, शाश्वत। मतलब ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, सही है ये। एग्जैक्ट अमाउंट ना भी लो तो इतना तो ले ही गए थे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तीनों सही है ना इसमें? क्योंकि देखो, मैंने बोला कि ये सिर्फ लूट थी, स्पेशली लूट की शुरुआत ही यहीं से हुई, इट वाज अ प्लंडर। वही तो था वो, कर रखा था ना हमने, कर तो रखा था, उसमें भी था ये पहला क्वेश्चन। बी। 14 17 17, अच्छा ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी पहला तो ठीक ही है। ठीक है क्या? क्या हुआ था ब्लैक होल ट्रेजेडी में, बताना जरा। बात तो सही है, मरे तो घुट के ही थे, सही है। उस टाइम पे तो लोग वही बोल रहे होंगे। यहाँ वालों को कहाँ इंग्लिश आती थी ज्यादा उस टाइम पे, कुछ गिने चुने लोग थे, उनके लिए तो वही था, घुट के मर गए। सुजाउद्दौला was then the then नवाब ऑफ बंगाल है। अच्छा, नवाब ऑफ बंगाल, ओके ओके। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ यार, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सही है गलत है। ये ना, ये टर्म यूज करना लिखने में, द देन, उस समय का ना, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, यूज करना इसको, इस टर्म को। ठीक है, ये गलत है थर्ड ऑप्शन। मीर जाफर वाज मेड नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द वॉर, क्योंकि, तो बी इज करेक्ट। शाश्वत, बी, ठीक है, बी सही है। ए, एक्सला चप्पल, एक्सला चप्पल, फर्स्ट कैरनेटिक और है।
गलत है? बताओ भाई, और कोई? 1 and 3, 1 and 3। सौरभ? शाश्वत? क्या बताऊं मतलब? देखो, क्या इसका रीजन ये था? सिंपल सी बात ये है। गलत आदमी दे रहे हो, किसी ऐसे को फायदा हो जा। ठीक है। ठीक है, ये सेकंड वाला गलत है बेसिकली। ठीक है, ये वाला भी ठीक है ना? तो सी, 1 and 3। अरे, ऑल। सौरभ? ऑल। फ्रेंच वॉज गवर्नमेंट ओन्ड। सबसे शुरुआत में बात ही यही की थी, पार्लियामेंट चार्टर, है ना? उसके बाद द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ फ्रेंच वॉज वीकर देन द ब्रिटिश। पैसा दे नहीं रहे थे, नहीं दे रहे थे, क्लियर बात थी। आफ्टर द bankruptcy there was a ready availability of finances of the British company। ठीक है, तीनों डी। रॉयल फरमान ऑफ 1717। हाँ, डी। दिव्या? ये नहीं था क्या? मिशनरी? नहीं, ठीक। डी ठीक है। बी? डी? अच्छा, इसका इसका बताओ, 60वें का बताओ। कार्गो फॉर कैरिंग। ठीक है, इसमें अगर क्या कर देते, ड्यूटी फ्री सर्टिफिकेट है, ऐसा तो सही हो जाता ना? ठीक है। हैं? खत्म भैया। चलो पेन ड्राइव लगे रहने देते हैं, क्योंकि आज कार्नेटिक वॉर्स देखने हमें, लगे रहने देते हैं। लास्ट क्या कर रहे थे हम? ठीक है, मतलब पोसा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला सा लिखा था, उसके नीचे कुछ पॉइंट्स भी लिखे थे, 5 पॉइंट्स। ठीक है, कि मतलब इंटरनल अफेयर्स में बेसिकली होगा क्या, कि कौन कौन इंटरफेयर नहीं करेगा। व्हाट वाज, हाँ? EIC इंटरनल मैटर्स में अफेयर, मतलब आपके इंटरफेयर नहीं करेगी, और बाकी जो आपके फॉरेन मैटर्स होंगे प्लस आपका जो आर्मी वाला सीन होगा, इट विल बी, क्या कहते हैं कि, मतलब डिसाइड वो करेंगे कि किससे आप रिलेशंस रखोगे, किसी से बात कर रहे हो, और किसी यूरोपियन को अपने टेरिटरी में नहीं, बेसिकली कोर्ट में, है ना? टेरिटरी में भी अगर कोई यूरोपियन बसता है तो जनरली ये भी क्लॉज था कि आप बताओगे, है ना? ऐसा नहीं हो कि आपने बात कर ली और करवा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी। इतनी सुबह? चलो, अच्छी बात है। क्या क्या लिखा था हमने उसमें, उसके अलावा कुछ लिखा था? फिर स्टेट्स लिख दिए थे जिन्होंने साइन किया था। तो लास्ट कौन थे? लास्ट में मतलब पेशवास थे ना? पेशवास लिखे थे कि नहीं? 1803 पेशवास। अरे, चाहे सिंधी ऑफ ग्वालियर बोलूं, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा बोलूं, पेशवास ही है ये सब, कोई छत्रपति थोड़ी है। दे आर द पेशवास, है ना? ठीक है। तो लास्ट पॉइंट आई थिंक था, ऑल्सो राजपूत्स, बुंदेलाज एंड द जाट्स दे ऑल्सो साइंड द सब्सिडरी अलायंस। ये लास्ट था, किसके बाद भी कुछ लिखा है? नहीं ना? ठीक है।
कुछ पॉइंट्स लिख लो आप कि इम्पैक्ट्स क्या थे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस? इम्पैक्ट्स। हम्म मतलब एक एक करके लिखते हैं कि पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमिकल क्या इम्पैक्ट पड़ा, मिलिट्री वाइज क्या इम्पैक्ट पड़ा, एक एक पॉइंट्स लिख लेते हैं सब में, जिससे आगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चीजें हमें पता हो। तो सोच के देखो आपकी पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। व्हाट वाज द, देखो इन्होंने बोला कि हम आपके इंटरनल मैटर में अफेयर नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिटिकली कुछ तो करेंगे ना। क्या करेंगे? सोच के देखो, अगर आपका जो दीवान है और जो फिर आपका इंटरनल अफेयर्स का मिनिस्टर वो सेम पर्सन है, तो कर क्या रहे हो आप? इनडायरेक्टली इंटरफेयर ही कर रहे हो। सक्सेशन डिस्प्यूट में इंटरफेयर करोगे आप, बहुत सारी चीजों में होगा। फॉरेन पॉलिसी सब कुछ होगा ना, है ना। तो पॉलिटिकल में सिर्फ आप इतना लिख लो कि इनडायरेक्ट रूल। पॉलिटिकल इंपैक्ट में इनडायरेक्ट रूल, कि इनडायरेक्ट रूल स्टैब्लिश हो गया, डायरेक्टली ऑन पेपर नहीं कर रहे बट हाँ इनडायरेक्टली हर एक चीज कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब किस 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 चीज में इनडायरेक्ट रूल होगा वो आप लिख लो। सक्सेशन डिस्प्यूट में ये लोग टांग अड़ाएंगे, अपने मनपसंद राजा को बैठाने की कोशिश करेंगे, है ना। मतलब और भी, जैसे रेवेन्यू सिस्टम हो गया, आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी, हर तरीके से टांग अड़ाएंगे। तो जितनी भी चीजें इसमें लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है ना। सक्सेशन डिस्प्यूट में ये लोग टांग अड़ाएंगे, रेवेन्यू सिस्टम में टांग अड़ाएंगे कि भाई हाँ ठीक है, इसको नहीं इस तरह से टैक्स लगाओ, इतना नहीं इतना दो। हाँ बिल्कुल, सक्सेशन डिस्प्यूट वही तो बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट ही लिखो आप वही। सो के न्यूट है अभी। ठीक है। अब देखो मिलिटरीली क्या इंपैक्ट पड़ा। मिलिटरीली पुलिस ने घेर रखा है। हाँ, तो सबसे पहला देखो, कहीं की आर्मी अगर आपके स्टेट में आके स्टेशन कर गई है, तो सबसे पहले वीकनिंग द स्टेट आर्मी, यही काम होगा ना, कि आपकी आर्मी कमजोर पड़ती जाएगी, धीरे धीरे उन लोगों का वर्चस्व बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट वीकनिंग द स्टेट आर्मी, है ना। तो मिलिटरीली क्या इंपैक्ट, वीकनिंग द स्टेट आर्मी। नहीं नहीं, ऐसे ही पॉइंट्स लिख लो आप, एक एक पॉइंट्स, दो दो पॉइंट्स। पॉलिटिकल में एक तो देखो इनडायरेक्ट रूल, अब इनडायरेक्ट रूल में सारी चीजें लिख दो। अब सक्सेशन डिस्प्यूट, फॉरेन पॉलिसी, और उसके बाद रेवेन्यू सिस्टम, जितने तरीके से आप लिख सकते हो उसके, जितना भी राजा के काम होंगे उन सब में टांग रहेंगे, हर एक काम में। हाँ, कहेंगे रथ, कहेंगे 4 घोड़े रथ लेकर जाना है, कहेगा नहीं साइकिल से जाओ, ठीक है। अच्छा, वीकनिंग द स्टेट धन्यवाद। और कोई? ठीक है। देखो हुआ क्या, जब उन्होंने अपनी आर्मी स्टेशन की, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उस स्टेट की आर्मी को अपनी आर्मी से रिप्लेस कर दिया। उसके आगे पॉइंट लिख लो कि द स्टेट आर्मी वाज रिप्लेस्ड बाय ईआईसीज आर्मी। तो ये स्लोली किया, ग्रेजुअली। पहले बोले कि हमारे लोग ज्यादा पावरफुल हैं, आपको ज्यादा बचा पाएंगे, 100 बंदे रख लें बचा पाएंगे। फिर बोला नहीं, 100 बंदे से काम नहीं बनेगा, 200 बंदों को रखो। तो जितना इधर के बढ़ते जाएंगे उतना उधर से कम होते जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी कि आर्मी बढ़ती जाएगी, 1 लाख उधर से थे 1 लाख से इधर ले आओ, ऐसा नहीं होगा। दिल बी रिप्लेस्ड। तो द स्टेट आर्मी विल बी रिप्लेस्ड बाय द ईआईसीज आर्मी, है ना। एक तो ये काम हो रहा है, उसी के आगे प्लस करके लिख लेना पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस। पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस, इसमें भी क्या हो रहा है, आर्मी तो डिप्लॉय हो रही है। अरे गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बड़े दिन बाद लग रहा है बादल है, आज सूरज उधर से निकला है। हाँ, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस समझ आ रहा है, इसमें भी क्या कर रहे हो आप, आर्मी तो डिप्लॉय कर रहे हो। आकाश बताना जरा, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस। ठीक है, बताता हूँ अभी आकाश। ठीक है, अभी पैरामाउंस ही समझाऊंगा, उसमें एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए लिख लो, अभी बताता हूँ फिर। इसमें भी मेन काम क्या हो रहा है, आर्मी डिप्लॉय कर रहे हो आप अपनी, है ना। तो मिलिटरीली वीकेंड ही तो कर रहे हो स्टेट को। एक तो आपने स्टेशन कर दिया आर्मी की प्रोटेक्शन के नाम पे, दूसरा आप क्या कर रहे हो, रिंग एंड फेंस पे आप अपने कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बफर जोन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ। सबसे पहला काम क्या है, जितना राज्य में चीजें हो सबको लूट लो, ड्रेन ऑफ वेल्थ।
ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये क्यों हो रहा था? इस बिकॉज ऑफ, सिर्फ एक एक लाइन लिखो गया, मेंटेनेंस वगैरह मत लिखना, बिकॉज ऑफ सब्सिडी। उसको आर्मी को जो पैसा पे रहा था सब्सिडी बोला गया ना, उसको याद है ना? तो सिर्फ एक पॉइंट आप लिखना, बिकॉज ऑफ सब्सिडी। अब सब्सिडी का मतलब यहां अलग है, ये ध्यान देना आप। दिस सब्सिडीज की जो आर्मी पे खर्चा जा रहा है, दैट इज सब्सिडी, एंड इट वाज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। इस साल मैंने बोला कि मेरी आर्मी को मेंटेन करने का 10 लाख, अगली बार मैंने बोल दिया 20 लाख रुपए, 30 लाख, 40 लाख, एक खोखा, है ना? तो इस तरह से बढ़ता जा रहा था। एक बार देख लूं रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही? हो रही है। तो ऐसे ईयर बाय ईयर ये लोग बढ़ाते जा रहे थे। इनको लगा कि और पैसा और पैसा और पैसा, तो एवरी ईयर ये सब्सिडी का प्राइस बढ़ता जा रहा था, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। एक टाइम आएगा जब ये आधा राज्य हड़प लेंगे, आधा आवाज हड़प लेंगे लोग, है ना? ऐसे ही कि जब नहीं पे कर पाओगे। इकोनॉमिक हो गया। सोशल इंपैक्ट, अब सोशल इंपैक्ट में सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ सिपॉयज, जो आर्मी के लोग थे जिनको रिप्लेस कर दिया गया, आर्मी वाले जो थे अनएम्प्लॉयड हो गए। अब वो मिलेंगे किससे? किसानों के साथ आएंगे, जमींदार के साथ आएंगे, उसके बाद चढ़ाई होगी स्टेट पे। तो रिवोल्ट का देखो रीजन है, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो? कारण तैयार कर रहे हो। 1857 की क्रांति ऐसे थोड़ी हुई, आप बेस तैयार कर रहे हो, है ना? तो सबसे पहले क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ सिपॉयज, मतलब एग्जिस्टिंग वंस, सिपॉय, सिपाही, जो एग्जिस्टिंग सिपाही थे आपने उनको हटा करके ब्रिटिशर्स को रख लिया, वो नाराज हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप ऐसे एक ग्रुप को नाराज करो जो ऑलरेडी लड़ना जानते हैं, बहुत टाइम से आपकी आर्मी में, लड़ना तो आता ही उनको। अब वो फिर बनाएंगे, धीरे धीरे गुट बनना शुरू होगा, फिर वो मिलेंगे जमींदार से, पीजेंट से और सारी चीज़ों। क्योंकि देखो आप, ये जो आप कर रहे हो इसका सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है प्राइमरी जमींदार पे, इंटरमीडिएरीज पे और प्रेजेंट्स पे। 3 लोग सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे इससे कि नहीं? तो 3 लोग अफेक्ट होंगे। अब इनको चाहिए कि एक लीडर, वो लीडर यहाँ से मिलेगा। कुछ अच्छे सिपाही रहेंगे जो भाई लड़ने में अच्छे खासे होंगे, और उनको भी अंग्रेजों ने रिप्लेस किया होगा। ठीक है, ठीक है। इसमें मतलब ब्रैकेट में लिखना कि जो डोमेस्टिक पीपल थे, डोमेस्टिक पीपल वर डिसबैंडेड फ्रॉम द आर्मी, घरेलू लोगों को डिसबैंड कर दिया, डिसबैंडेड। सोच के देखो कि घरेलू लोगों को क्या हटाने का रीजन क्या होगा? व्हाट इज द रीजन कि ब्रिटिशर्स क्यों रिप्लेस करें उनको गोरों के साथ? उनके उनके लिए रॉयल होंगे। प्लस एक और चीज सोच के देखो, जैसे जब ब्रिटिशर्स का चीज बढ़ेगी तो हो सकता है इसमें भी कोई बंदा बैठा हो हैदर अली जैसा, तख्ता पलट हो सकता है कि नहीं? यहां से भी कोई पावर में आ सकता है। तो टू प्रिवेंट द रिवोल्ट, सीधा आप एक लिखोगे कि रिवोल्ट ना हो, आगे कोई रिवोल्ट ना हो, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये लोग अपने लोगों को भर रहे हैं। यही तो काम होगा, किसी जगह को रूल करना तो अपने लोगों को बैठाओ, और जो मजबूत लोग होंगे उनके साथ दोस्ती कर लो, है ना? तो इस तरह से टू प्रिवेंट द रिवोल्ट्स, बेसिकली इनको ये डर था क्योंकि अवध में जाकर के रह रहे हैं, अवध के आसपास तो कोई ऐसा भी रीजन नहीं है जहां से समुद्र से हेल्प मंगा लोगे। तो इनको ये मेक श्योर करना होगा ना कि अगर घिर विर गए या कोई दिक्कत आ गई तो इतना मेक श्योर रहे कि हमारे लोग ज्यादा हों आर्मी में। ठीक है, सोशल में ही एक और पॉइंट आप लिख लो, ऑपरेशन ऑफ पेजेंट्स, ऑपरेशन अरे वो ऑपरेशन वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन दबाना है ना। ठीक है, पता लगे डॉक्टर वाला ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन ऑफ पेजेंट्स, ऑप्रेस कर रहे थे उनको, है ना? पीजेंट्स को कैसे ऑपरेस कर रहे हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखो, हर साल जो सब्सिडी बढ़ रही है उसका पैसा कौन दे रहा है? अग्रेरियन इकोनॉमी है ना, पैसा तो खेतों से ही आ रहा है। ट्रेड वगैरह से जो टैक्स आ रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ट्रेड के लिए भी जो सामान आ रहा है कहाँ से आ रहा है? खेतों से आ रहा है। तो अगर टैक्स बढ़ेगा, हर साल सब्सिडी बढ़ेगी, तो उसका सीधा इंपैक्ट किसानों पे पड़ेगा। भाई किसी किसी टाइम पे सूखा पड़ गया मान लो, तो फिर आप क्या करोगे? इजारादारी लाओगे, यही करोगे ना, इजारादारी लाओगे, उससे और किसानों पे दबाव। तो बेसिकली सबसे ज्यादा ये पीस रहे हैं, ये पीसेंगे, तो इसकी वजह से प्राइमरी जमींदार अफेक्ट होंगे। मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में कि अगर किसानों का रिवोल्ट होगा तो इट विल बी लेड बाय द प्राइमरी जमींदार। भाई जिससे आप रोज मिल रहे हो, जिससे आपका घर चल रहा है, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको दिक्कत होगी तो इनडायरेक्टली आपको दिक्कत होगी, प्राइमरी जमींदार को दिक्कत होगी तो इंटरमीडिएट को दिक्कत होगी, है ना? तो बेसिकली इट लेड टू कि अब देखो किसानों के साथ साथ प्राइमरी जमींदार और इंटरमीडिएट जमींदार भी सफर करेंगे, और फिर आगे रिवोल्ट होगा तो ये लोग कुछ कुछ आर्मी मेंटेन करते ही थे,
तो ये लोग भी अपनी आर्मी लेकर के जाएंगे। अब देखो एक चीज और होगी। अच्छा एक चीज देखो, मजे की बात, अंग्रेज किसको ब्लेम करवाते थे यहाँ पे, हालांकि ये आगे चल के अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगा, बट फिलहाल देखो, पीजेंट्स पे अगर बढ़ रहा है पैसा, आपके अगर ऊपर टैक्स बढ़े, जैसे आप इस कंट्री में रह रहे हो, आप पे टैक्स बढ़ रहा है, तो आप किसको ब्लेम करोगे? सोच के देखो, सरकार को ब्लेम करोगे? ये लोग किसको ब्लेम करेंगे? ये किसको जानते हैं? नवाब को जानते हैं, तो दे विल बी ब्लेमिंग नवाब। तो यहाँ पे ये लोग क्या हो जाएंगे? दे विल बी बिकमिंग एंटी नवाब, दे विल बिकम एंटी नवाब डे बाई डे। मैं किसको जानता हूँ? नवाब को जानता हूँ। मुझे थोड़ी मतलब है कि तुम पे ब्रिटिशर्स का दबाव है, क्या है, पैसा तो तुम वसूल रहे हो ना मुझसे, मैं तुमको जानता हूँ। भाई सर, अब बाहर कुछ भी चल रहा हो, हम तो सरकार को जानते हैं, हमने वोट किसको दिया? सरकार को। तो कहीं भी वर्ल्ड में कुछ चल रहा है, उसकी वजह से अगर हम पे प्रॉब्लम आ रही, तो हम तो सरकार को बोलेंगे ना। हम थोड़ी जाकर कहेंगे कि भाई पुतिन लड़ाई रोक दो जेलेंस्की लड़ाई रोक दो, ये नहीं हो सकता ना। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? जो नवाब की रेपुटेशन होगी धीरे धीरे डाउन होती जाएगी, नवाब की इमेज धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। और जैसे अभी पे देखो, अभी क्या होता है, मतलब ऐसा पहले भी होता था। हाँ सबऑर्डिनेंस अलायंस, वो भी बताता हूँ, रुक जाओ, पैरामाउंसी बचाऊंगा, सब बता दूंगा, ठीक है। इनडायरेक्ट रूल भी बता दूंगा, रिंग एंड फेंस भी बता दूंगा, सबऑर्डिनेंस अलायंस भी बता दूंगा, सब बता दूंगा। हाँ, सिर्फ यही नहीं, एक भी एक चीज और सोची, तो जैसे ये तो टैक्स पे ही कर रहे हैं, मर्चेंट्स भी टैक्स पे कर रहे होंगे, जो वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, शॉपकीपर्स जो होंगे वो भी बिजनेस कर रहे होंगे, इन सब पे दबाव पड़ेगा ना। टैक्स अगर इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, तो सिर्फ पीजेंट्स पे तो नहीं होगा, पीजेंट्स सबसे नीचे स्तर पे हैं, इसलिए इन पे ज्यादा दबाव पड़ा, क्योंकि यही पैदा कर रहे हैं फसल को, इसी से पूरा बिजनेस बेस्ड है। चाहे अवध की अगर हम बात करें, तो बेसिकली नील, नील की खेती बहुत ज्यादा होती थी, है ना। टेक्सटाइल में भी कुछ चीजें थी यहाँ से, कि भाई यहाँ सिल्क वगैरह का होता था थोड़ा, मतलब बंगाल और अवध वाला रीजन आप ले लोगे, तो सिल्क वगैरह की खेती ठीक ठाक होती थी। तो पीजेंट सबसे नीचे, लेकिन हाँ, इसकी वजह से मर्चेंट्स हो गए, जगत सेठ हो गए, सब पे प्रॉब्लम आएगी। तो धीरे धीरे पूरे जनता क्या होगी? एंटी एंटी नवाब। उनको ये मतलब नहीं है कि ब्रिटिशर्स दबाव डाल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हम आपको जानते हैं, हमने आपको राजा बनाया, यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन, है ना। नवाब के खिलाफ होते जाएंगे। देखो ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं, टोटली अपने आप को लाना चाहते हैं। जैसे आज जब चलता है, जैसे देखो दिल्ली में क्या हो रहा है मेल एडमिनिस्ट्रेशन बता रहे हैं ना। देखो, जब एक पार्टी का रूल हो जाएगा, तो अगर कुछ कुछ स्टेट में दूसरी पार्टी का रूल है, तो फिर उस पर चलेगा कि भाई, क्योंकि देखो ये ऑप्शन है ना हमारे पास संविधान में, कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम उनको हटा सकते हैं। नवाब को हटाना होगा, ये बोलेंगे कि भाई यू आर डूइंग मेल एडमिनिस्ट्रेशन, आप अच्छे से राज नहीं कर पा रहे, इसलिए दिक्कत हो रही है ना। इट विल लीड टू मेल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस पे ब्लेम लगेगा नवाब पे। कौन सा ब्लेम लगेगा? कि भाई मेल एडमिनिस्ट्रेशन, मेल एडमिनिस्ट्रेशन। अब नवाब को हटा दिया जाएगा, कोई एक बंदा होगा जो पैसे वाला होगा, जो ऑफर करेगा कि हम आपको इतना पैसा देंगे, हमें राजा बना दो, तो या तो उसको बना देंगे, या ये खुद डायरेक्ट पावर ले लेंगे, लेकिन एज अ पपेट किसी को बैठा के रखेंगे। क्योंकि ईआईसी के क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? कि ये क्या नहीं कर सकते, किसी तरह के कंक्वेस्ट में भाग नहीं ले सकते, प्रोहिबिटेड है ना। तो फिर तो फिर ये किसी को एज अ पपेट बैठाएंगे, इनडायरेक्टली करेंगे, लेकिन हाँ पपेट बैठाएंगे किसी को जो ज्यादा पैसा ऑफर करेगा। उससे भी बात नहीं बनेगी, जैसे मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर, ऐसे ही काम यहाँ होता रहेगा, है ना। अच्छा, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्राउंड पे नवाब को रिमूव किया जा सकता है, जैसे अभी भी है कि किसी भी स्टेट का सीएम अगर सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसको मेल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप हटा कर सकते हो, है ना, रिमूव कर सकते हो। और राज्यपाल का चलता रहता है थोड़ा। रिंग एंड फेंस, रिंग एंड फेंस अभी समझाऊंगा प्राची, बता दूंगा थोड़ा सा, आकाश भी पूछ ही रहा था तो बता दूंगा अभी, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब देखो होगा क्या इसका आउटकम? इन एबिलिटी टू पे द सब्सिडी, इन एबिलिटी टू पे द सब्सिडी, इन एबिलिटी टू पे द सब्सिडी विल लेड टू, ये कहां पहुंचेगी सोच के देखो, सीडिंग द टेरिटरी। पैसा नहीं दोगे तो जमीन हथिया लेंगे, रेंट नहीं दोगे तो घर छीन लेंगे, है ना। अगर आप सब्सिडी पे नहीं कर पा रहे, जैसे 15 लाख मांग लिया मैंने, नाउ यू आर नॉट एबल,
तो लाओ टेरिटरी दे दो, हमें अपनी कुछ टेरिटरी दे दो, हम वसूल लेंगे। और फिर इससे किस पे बर्डन पड़ेगा, किसानों पे वसूलोगे किससे? उस टेरिटरी पे कुछ ऐसी फैक्ट्रीज तो लगी नहीं कि जिसपे गए कहाँ बोला 10 लाख दे दो 20 लाख दे दो, किसानों से वसूलोगे। तो अगेन ऑपरेसिंग पीजेंट्स। तो क्यों जब रिवोल्ट होंगे हमेशा किसान ही क्यों सामने आएंगे? यही रीजन है, दबाव उन्हीं पे पड़ रहा है सबसे ज्यादा। आज भी देख लो एग्रेरियन है सब, कहीं भी कुछ रूल्स आते हैं चल पड़ते हैं किसान दिल्ली की तरफ, दिल्ली चलो है ना। तो ये उस टाइम भी होता था, ये इस टाइम भी हो रहा है, ये होता रहेगा, क्योंकि हम एग्रेरियन इकोनॉमी, जमीन से हमारा लगाव है, कुछ भी ऐसे 3-5 होगा तो ये चलती रहेंगी चीजें, है ना। ठीक है। और इस तरह से हाफ ऑफ अवध वाज अनेक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ, जो भी कह लो, पेमेंट ऑफ क्या था, सब्सिडी, है ना। हाफ ऑफ अवध इट वाज अनेक्स्ड, ठीक है। हाफ ऑफ अवध वाज अनेक्स्ड अंडर सब्सिडरी अलायंस, कि भाई पेमेंट कर दो, नहीं कर पाओगे तो फिर, हाँ ये ना, मतलब अभी क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब गवर्नर जनरल्स बताऊंगा ना कुछ कुछ, तो उसमें आएगा कि किसकी वजह से हुआ था, तो ईयर वहां पे करवा दूंगा, ठीक है। और सिमिलरली बेरार जो है, हैदराबाद से बेरार ले लिया गया था, है ना, बेरार फ्रॉम हैदराबाद, इसी ग्राउंड पे, प्लस बेरार फ्रॉम हैदराबाद। बेरार लिया गया था, बेरार का तो याद है मुझे, इसका एग्जैक्ट ये नहीं याद है, बट बेरार ने डलहौजी नहीं लिया था, डलहौजी, ठीक है। डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था, पहले स्पेलिंग याद करने दो, फिर वो याद करता हूँ टाइम पीरियड। डलहौजी, यही है ना, DALHOUSSIE, यही है ना, सिंगल एस, मतलब जो भी हो यार क्या फर्क पड़ता है, लिख सकते हो, देख लो आप। ये था उसका टाइम पीरियड, 4856, 48 से 56, हाँ यही है। हैदराबाद से बेरार, इसी ग्राउंड पे कि भाई पे नहीं कर पा रहे हो, लाओ बेरार दे दो हमें पूरा एरिया, है ना। बस यहाँ क्या कंडीशन लगाई थी इसने, ये सब्सिडी दे रहे थे, इन्होंने बोला कि लो सब्सिडी के बदले मेरी सिक्योरिटीज वगैरह ले लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लो, है ना, डिवेंचर्स ले लो, दे रहे थे, ये कोशिश की इन्होंने, इनके पास थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, तो फिर डलहौजी ने क्या लगा दिया, इन कैश, ला बेटा 15 लाख रुपए कैश दो। तो देखो हथियाने के तरीके अनेक, कैश दे रहा होता कहता चेक ला के दो, चेक दे रहा होता कहता लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दो, डिवेंचर्स दे दो, बॉन्ड्स दे दो, ठीक है। तो कंडीशन ये थी कि इन कैश, फॉर इन कैश पेमेंट, इन कैश पेमेंट वो लोग नहीं कर पाए, उतना नगद कैश नहीं दे पाए, तो इन्होंने बेरार ले लिया, बेसिकली डलहौजी, काम ही इसका यही था। खैर अब देखो डलहौजी का टाइम पीरियड है ना 1848 से, मतलब वो 50s वाला टाइम, तो जब इसकी बात होगी तो अराउंड 1850s, अराउंड 1850s इनडायरेक्ट रूल अपने चरम पे होगा, इनडायरेक्ट रूल अपने चरम पे होगा, नवाब की पावर एकदम खत्म होती जाएगी, है ना। तो अराउंड 1850s IR इज एकदम चरम पे, इसका रीजन, इसका आउटकम क्या होगा, जो नवाब की रेपुटेशन है या नवाब की पावर है वो विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि जितना ज्यादा इनडायरेक्ट रूल उतना कम पावर नवाब की, है ना। धीरे धीरे ये आगे चल करके एकदम ही खत्म कर देंगे। पैरामाउंसी जब कंसेप्ट आपको बताऊंगा तो वहां बोला जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज पैरामाउंट अबव ऑल, देयर विल इज द सुप्रीम एंड दे आर द सुप्रीम अबव ऑल इंडियंस, इंडियन पावर्स। ये वाला देखो हो क्या रहा है, जैसे डलहौजी का जब टाइम आएगा 1848 से 56, इस टाइम पे इनडायरेक्ट रूल जो होगा, इनडायरेक्ट रूल मतलब क्या, इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी, राजा जो करना चाहेगा उसमें ये लोग टांग अड़ाएंगे, ठीक। तो ये अपने चरम पे होगा भाई, जब इनडायरेक्ट रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करेगी तो नवाब की पावर अपने आप कम हो जाएगी, और फिर ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा कि पैरामाउंसी, कि ब्रिटिशर्स आर द सुप्रीम अबव ऑल इंडियन पावर्स, कि ब्रिटिशर्स सुप्रीम है, इंडियन पावर्स दे आर बिलो देम, ठीक है ना। शुरुआत यहाँ से हो रही बेसिकली, वेलेस्ली ने एम्पायर बिल्डिंग का काम किया, डलहौजी उस चीज को आगे लेकर के जाएगा, बीच में और भी गवर्नर जनरल्स आएंगे, बट हाँ डलहौजी लोग और ये कुछ कुछ गवर्नर जनरल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब जरा आते हैं EIC वर्सेस और साउथ इंडिया पे, अब थोड़ा टीपू सुल्तान पे आते हैं।
तो ईआईसी एंड साउथ इंडिया। कुछ कुछ बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था। वोडे चिक्का देवराज वोडेयार से याद आया, चिक्का देवराज वोडेयार ही वॉज वेरी गुड एट एवरीथिंग एक्सेप्ट रूलिंग। उसको सब कुछ अच्छा लगता था, उसको नाच गाना खेलना कूदना खाना पीना सब अच्छा लगता था, खाली राज करना अच्छा नहीं लगता था। उस एक चीज में वो बंदा बहुत खराब था, बाकी सब चीज में अच्छा था वो। तो जब चिक्का बोडेयार था, देखो मैसूर इट इज अ पार्ट ऑफ विजयनगर, ठीक है ना। विजयनगर खत्म हुआ तो एक हिंदू किंगडम, सॉरी हिंदू किंगडम स्टैब्लिश हुआ ना। उसके बाद फिर वोडेयार्स आ गए। फिर वोडेयार्स में तो बात ये थी कि चिक्का देवराज तक आते आते राजा एकदम वीक पड़ गया। इसके दो मंत्री थे, नंजराज और देवराज, नंजराज और देवराज इन्हीं की चलती थी। इनको फिर धीरे धीरे हैदर अली आ गए पावर में, हैदर अली ने तख्ता पलट किया, हैदर अली ने इनको बेसिकली हटाया और हैदर अली बैठ गए गद्दी पे। फिर हैदर अली ने मराठाओं से लड़ाई की, इनको लगा कि हम बहुत ताकतवर हो गए हैं। हैदर अली वॉज वेरी पावरफुल, धीरे धीरे टेरिटरीज कैप्चर कर रहे थे, और उस टाइम पे मराठास भी अपने पीक पे थे लगभग। मराठास मतलब जब इनकी लड़ाई और मराठास की लड़ाई हुई, आई थिंक तब तक मराठास हार चुके थे, 1751 वाला बैटल हार चुके थे। लेकिन स्टिल मैंने बोला ना कि कुछ कुछ जैसे होलकर्स हो गए, सिंधियाज हो गए, गायकवाड़ हो गए, या स्टिल पावरफुल थे ये लोग, अपने ही क्लैन में थे लेकिन ये पावरफुल थे। तो फिर इन्होंने लड़ाई की, ऊपर गुजरात में बैठे थे, हराया, बहुत बुरी तरीके से हारा था मैसूर। खैर ये सब आगे की बातें हैं, चलो। तो देखो सबसे पहली बड़ी बात, ईआईसी के लिए मैसूर वाज द बिगेस्ट थ्रेट दिस टाइम। मराठास आर डिक्लाइनिंग, मराठास खत्म, तो मैसूर वाज द बिगेस्ट थ्रेट। आफ्टर द मराठास मैसूर वाज बिगेस्ट थ्रेट, ठीक है ना। आफ्टर द मराठास, ऑब्वियसली पहले मराठास थे, लेकिन इनके आते थे, जब तक इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा, मराठास का भी डिक्लाइन हो गया, थोड़े टाइम बाद इनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब्दाली ने काम कर दिया इनके बेसिस पे, मतलब इनके बिहाफ पे, तो इनको मराठास से तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है ना। तो जो इनकी, अब देखो ये थ्रेट कितना बड़ा था इसको, मतलब अगर आप रिफरेंस देना चाहो तो जो पॉलिसी ऑफ हॉल्ट थी इनकी, पॉलिसी ऑफ हॉल्ट क्या थी मानो शौर्य, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में ये बोला था ना, पॉलिसी ऑफ हॉल्ट ही थी वो, कि हम किसी भी तरह के कॉन्क्वेस्ट में नहीं जाएंगे, मतलब कोई भी टेरिटरी मतलब अनेक्स नहीं करेंगे, यही तो बात थी पॉलिसी ऑफ हॉल्ट की। ये पॉलिसी ऑफ हॉल्ट पूरी इंडिया के लिए लागू थी एक्सेप्ट मैसूर। सोच के देखो कब कितना बड़ा थ्रेट मार रहे हैं इसको, कि एक्सेप्ट मैसूर दिस पॉलिसी वाज एवरीवेयर बट एक्सेप्ट मैसूर इट वाजंट। तो मैसूर के लिए ये पॉलिसी नहीं थी, इन्होंने बोला कि मैसूर में जरूरत पड़े थोड़ो हॉल्ट वॉल्ट, इंपायर बिल्डिंग करो, मैसूर को कैप्चर करो, किसी भी तरीके से करो, ठीक। इवन बिफोर वेलेस्ली, वेलेस्ली तो जब आया उससे पहले कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस के टाइम से ही पॉलिसी ऑफ हॉल्ट यहाँ पे इफेक्टिव नहीं थी, ठीक है ना। कॉर्नवालिस टाइम पीरियड क्या था, रुको, कॉर्नवालिस तो ये आएगा वेलेस्ली से पहले, 86 से 93, हाँ ठीक है, 8693, ठीक है, ये था कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड। तो इसके टाइम से ही, जब कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसी टाइम से पॉलिसी ऑफ हॉल्ट जो है मैसूर के लिए कोई लेना देना नहीं था, कि हाँ ठीक है मैसूर इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ हॉल्ट, अगर यहाँ जरूरत पड़ती हो तो आप एम्पायर बिल्डिंग करो, जरूरत हो तो ट्रीटी करो, जरूरत हो तो लड़ाई करो, मारो काटो जो मर्जी करो, पॉलिसी ऑफ हॉल्ट यहाँ फॉलो मत करो, ठीक है ना। तो ये दो लोग मिलकर के, मतलब ईआईसी एंड देन कॉर्नवालिस, ये दोनों ने मिलकर के ये डिसाइड कर रखा था कि ये जो है मैसूर के लिए लागू नहीं है। 8693, हाँ। अच्छा कॉर्नवालिस का एक सेकेंड टेन्योर भी आता है, ये हट जाएगा क्योंकि वेलेस्ली को बुला लिया जाएगा वापस, मैंने बोला 5 में वापस चला जाएगा वेलेस्ली, तो 1805 में कॉर्नवालिस का दूसरा टाइम टेन्योर शुरू होगा। लेकिन फिर क्या होगा, ये नर्क सिधार जाएगा, स्वर्ग नहीं बोल सकते, ठीक है ना। 1805 में ही डाइड, सेकेंड टेन्योर शुरू होता है उसी साल ये मर जाता है ना। तो दिस इज हिज सेकेंड टेन्योर, लेकिन उसी साल ये क्या होगा, मर जाएगा। जैसे हुमायूं मर गया, हुमायूं मरा था 55 में, मरा था ना, दोबारा जब कैप्चर कर पाया मर गया ना थोड़े टाइम बाद ही। तो ये हुमायूं हो सकता है जन्म लेकर आया हो दोबारा, फिर मर गया बेचारा है ना, क्योंकि दोबारा देखो, दो ही लोग तीन लोग हैं जो दोबारा आएंगे, और वो भी मर जा रहे हैं, ठीक है।
अब देखो डर क्या है इनको, ब्रिटिशर्स को। तो अगर मैं ब्रिटिश ईआईसी की बात करूं तो इनको ये चीज पता थी, दे न्यू दैट मैसूर इज बिहेविंग लाइक ब्रिटिश ईआईसी। ठीक है, इनको डर ये बात है, देखो किसी आदमी को डर किस बात से हो, जैसे इफ यू आर इंटेलिजेंट, इफ यू आर स्ट्रांग, तो आपको डर होगा कि मेरे जैसा एक और मजबूत बंदा है, उससे डर लगेगा आपको। या आप अगर पढ़ने में अच्छे हो, आपको उससे डर लगेगा आपके बराबर का कोई पढ़ने में अच्छा हो, तो डर आपको बराबर वाले से लगेगा ना। तो इनको पता था कि मैसूर इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक ईआईसी, ब्रिटिश ईआईसी, बिकॉज फ्रेंच का सपोर्ट है उनके पास। ठीक है, मैसूर एक्टिंग लाइक ईआईसी। किस किस तरीके से सोचो, ईआईसी एम्पायर बिल्डिंग में एंगेज्ड है, मैसूर क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है हर दिन के साथ। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि किस किस तरह से, तो दे आर ऑल्सो डूइंग एम्पायर बिल्डिंग, पहली बात। एम्पायर बिल्डिंग, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, किस भाई ईआईसी के बेसिस पे ही तो कर रहे हैं। फ्रेंच ईआईसी से क्यों इतना चल रहा है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो, उनको बुलाओ कि भाई आकर के हमको ट्रेन करो, फायरिंग का तरीके से, फाइल फायरिंग होगा, ग्रेप फायरिंग होगा, ये तरीके सीखो। तो मॉडर्न आर्मी, ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ी बात सोच के देखो आप, क्या मॉडर्न आर्मी के लिए इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड बात की थी ना। हाँ, कहाँ था, बहरीन में था, मस्कट, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड, लगभग 30 ट्रेडिंग सेंटर्स की हमने बात की थी, उसमें से एक ट्रेडिंग सेंटर बहरीन में भी था, सॉरी मस्कट में था, है ना। मतलब बाहर का एक ही, मतलब जो रिफरेंस मुझे मिला। हाँ मतलब देखो फ्रांस में तो होना ही होना है, वो अलाई है। और भी कुछ मतलब ऐसे आई थिंक मिडिल एशिया में कुछ तो जगहें थी, बेसिकली मस्कट ही याद है मुझे। बाकी तो फ्रांस में भी रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोस्ती अच्छी थी, बीच में जो भी रास्ते में पड़ते होंगे एक आध जगह और रहा होगा। ओटोमन एम्पायर में हो सकता है। हाँ मतलब मैं कहता हूँ देखो, ओटोमन एम्पायर जहाँ जहाँ इम्पैक्ट होगा उसका आसपास, जाहिर सी बात है ये रहे होंगे, क्योंकि इनको वैलिडेशन तो उन्हीं से चाहिए था, एक तरह से फॉलोवर ही थे तो उनके, है ना। ठीक है, तो ओके। अच्छा एक और चीज़, जैसे ये लोग सेंट्रलाइज कर रहे थे ना खुद को, मैसूर वॉज डूइंग द सेम, देवर सेंट्रलाइजिंग द पावर। पावर एक जगह होगी, देखो बीच के बिचौलियों को हटा दिया इन्होंने, कोई ना तो जमींदार होंगे ना पॉलीगार्स होंगे, इनके टाइम पे पॉलीगार्स होते थे, इनके यहाँ पॉलीगार होते थे ना, तो पॉलीगार्स को हटा दिया इन्होंने। अब इन्होंने किसको रख दिया, एक एम्प्लॉय को रख दिया, जैसे आज का आईआरएस, कोई सैलरी बेसिस पे काम करोगे, चाहे जितना टैक्स लेकर आओ सैलरी आपकी उतनी ही रहेगी, परसेंटेज बेसिस वाला कोई सीन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी कि बेसिकली जिससे इनको डर लग रहा था। और इनका भी मेन फोकस किस पे था, लैंड रेवेन्यू पे। ब्रिटिशर्स का भी यही फोकस था कि लैंड रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा लो, जितना लैंड रेवेन्यू उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ। ट्रेड पे पैसे लगाओ, मॉडर्नाइजेशन पे पैसे लगाओ, लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा वसूलते थे, बात की थी हमने, अच्छे खासे लैंड रेवेन्यू वसूलेंगे ये लोग भी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज एंग्लो मराठा वॉर, सॉरी एंग्लो मैसूर वॉर। तो द फर्स्ट एंग्लो मैसूर, एम मत लिखना सिर्फ, क्योंकि एंग्लो मराठा भी हो सकता है, ये दोनों समझेंगे आज। तो ये एंग्लो मैसूर है, ठीक है, 1766 से 69। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर है ये। देन सेकंड लिखो आप, 80 से 84, सेकंड 1780 से 84। देन कम्स थर्ड, थर्ड इज 90 टू 92। हाँ ठीक है, 1790 से 92। और फोर्थ होगा 98 से 99, है ना। 99 में टीपू मर जाएगा, 98 से 99, क्योंकि 99 में टीपू विल बी डेड। और उसके बाद फिर से क्या होगी, वोडियार डायनेस्टी को ये लोग रिस्टोर कर देंगे। इसके आगे बस एक चीज लिख लो आप, ऐसे एक लगाना, लिखना नो चेंज इन टेरिटरी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों लोग में बराबर की रहेगी, कोई किसी को अनेक्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, लगभग नो चेंज इन टेरिटरी। मैं ड्राइव में लेकर आया हूँ, भी दिखाता हूँ आपको, लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने दिखाया भी था आपको। ठीक है, अब यहां से लॉस होना शुरू होगा, यहां भी हारेंगे ये लोग, यहाँ पे मैसूर का बहुत सारा पार्ट चला जाएगा ब्रिटिशर्स के पास, और यहाँ पे लगभग मैसूर पूरा वोडेयार डायनेस्टी आ जाएगी। लैंड रेवेन्यू मेन फोकस देखो आप, मतलब मैसूर इज एक्टिंग लाइक ईआईसी, ईआईसी का मेन काम क्या है, लैंड रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा वसूलो। सेम काम मैसूर कर रहा है, सेम कार्य इंटरनेशनल ट्रेड में इंगेज्ड है ईआईसी, मैसूर भी सेम काम कर रहा है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं।
एम्पायर बिल्डिंग में ये भी लगे हुए, वो भी लगे हुए हैं, तो मतलब जितने पॉइंट्स थे उनके लगभग यही काम ये लोग कर रहे हैं। 66 से 69, 80 से 84, 90 से 92, 98, 99। ठीक है, अरे डोंट वरी, इसका पूरा वो है। आ, ठीक है, यहाँ एक मतलब ऐसे छोटा छोटा लिख लो। तो यहाँ पे टीपू इज डिफीटेड, अभी इसका पूरा डिटेल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मालाबार चला गया इनके हाथ से, मालाबार प्लस सम अदर टेरिटरी, सम अदर टेरिटरी, ये टीपू के हाथ से चला गया मालाबार रीजन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए एक रीजन लिख लो आप यहाँ। ठीक है, और यहाँ से काम हो क्या रहा है, यहाँ से बेसिकली दे आर सराउंडिंग द मैसूर। ठीक है, अब एक एक करके सारे एंग्लो मराठा वॉर देख लेते हैं, उसमें अगर कुछ पॉइंट्स आपको लिखने होंगे लिख लेना। सॉरी, एंग्लो मैसूर। ओके, शुरुआत में जिन पॉइंट्स की हमने बात की, अगर इसमें कुछ लग रहा है काम का पॉइंट तो देख लो आप। ठीक है, टाइम देख लो, टाइम ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखो, आप दोनों काम सेम काम कर रहे हैं। अब दो लोग अगर सेम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है राइवल्स होंगे, वो लोग प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, है ना। एक और पॉइंट देखो कि दे बोथ वांटेड टू डोमिनेट साउथ इंडिया, ट्रेड का मेन सेंटर कौन सा, साउथ इंडिया, ज्यादातर ट्रेड यहाँ से हो रहा है, जो इसको कैप्चर करेगा ही विल बी रूलिंग द इंडिया ऑब्वियसली। ट्रेड में अगर आप टॉप पे हो, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो, यू विल बी रूलिंग इंडिया। व्हाट व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक। 9:03। हाँ, क्योंकि आज जल्दी आना था ना। ठीक है, इस पॉइंट को देख लो आप, इसमें अगर कुछ काम का लग रहा है तो। देखो ये वाला पॉइंट, फ्रॉम रिवर कृष्णा टू द मालाबार कोस्ट, ये पॉइंट कहीं तो लिखवाया है मैंने, रिवर कृष्णा से मालाबार कोस्ट वाला। हम्म, अरे मर्जी है, मैं तो बोल रहा हूँ। अगर ना लिखने यार, यहाँ से तो वो भी नहीं ऑप्शन आएगा ना स्कैनर वाला, अदरवाइज स्कैनर दे देता है। चलो पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, मर्जी है करवा दूंगा। मतलब कुछ पॉइंट्स लिख लोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, जैसे अपने सब उसमें लिखना चाहो लिख लो, मर्जी है आपकी, बाकी कोई वो नहीं है। हमको मेन काम है कि एंग्लो मराठा वॉर जो नीचे आए, सॉरी एंग्लो मैसूर, अरे मराठा ही याद आते हैं मुझे। मैसूर एक्चुअली मराठास जितना पावरफुल नहीं था। मराठास एक टाइम पे देखोगे ना पूरा केसरिया। मर्जी है शाश्वत, देखो कुछ पॉइंट्स लिख लो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, पूरा मतलब पूरा ही मत लिखो, कुछ पॉइंट्स अगर लग रहे हैं इंपॉर्टेंट तो वो लिख लो। देखो ये रीजंस हैं बेसिकली, है ना। अभी तक मैंने जितने बताए वो यहाँ तक आई थिंक कवर हो गए, कि वो डर रहे हैं एक दूसरे से। इसमें कुछ पॉइंट्स अगर लग रहे हैं एक्स्ट्रा है तो लिख लो, अदरवाइज कोई वो नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ कंपलसेशन। हाँ हाँ, लिख लो आराम से। हम्म।
नहीं नहीं, अयोध्या नहीं जा रहा हूँ। कहीं क्लास है एक्चुअली बाहर किसी और स्टेट में, वहां जाना मुझे, मतलब इस क्लास के बाद निकल जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, वहाँ भाई सलाबत जंग है अभी भी। सलाबत जंग वहाँ नहीं था, खैर किसी और स्टेट में क्लास है। नहीं नहीं, यू आसपास का नहीं है, दूर है थोड़ा। स्टेट, स्टेट है असम। थैंक यू, उसी लिए जा रहा हूँ। क्लास तो बहाना है। हैं? मस्त। अभी बर्फ पड़ी कुछ टाइम पहले ही। अरे सॉरी, सिक्किम में पड़ी है। हाँ, मतलब ठीक है, रीजन अच्छा है। अरे बर्फ पड़ने वाली बात बोली मैंने, उधर नॉर्थ ईस्ट का याद आया मुझे। ठीक जगह है मतलब, देखता हूँ चाय पत्ती उत्ती ला पाया तो। हैं? पेड़ लाऊंगा फिर घर लगाऊंगा ला करके। हो गया। हैं? ठीक है। देखो हैदराबाद का थोड़ा ईआईसी से था, और बाद में सब ऑर्डिनेंस अलायंस भी ये लोग साइन ही कर लेंगे, है ना। थोड़ा नीचे करता हूँ, एक बार वो देख लो टेरिटरी। ये हो गया क्या? ट्रीटी ऑफ सालबाई क्यों हुई थी, रीजन बताऊं। देखो मराठास ने बहुत बुरी तरीके से ईआईसी को हराया था। अब होता क्या है जैसे, हाँ, अरे यार ट्रीटी ऑफ साल एक चीज, अच्छा अभी मैंने क्या बोला था बीच में, मराठास फिर से उठेंगे। मराठास ने ईआईसी को हरा दिया था, ईआईसी वाज क्रस्ड। मराठास पावरफुल है भाई, 1761 के बाद सिर्फ, सॉरी 61 ना, हाँ, उसके बाद सिर्फ ये कंबाइनली हारे हैं, जो ये क्लैंस है ना, दे आर स्टिल पावरफुल। सिंधियाज ने दिल्ली कैप्चर कर लिया, आपको बताया मैंने लास्ट क्लास में दिल्ली की स्टोरी। ये सब इसके बाद ही चल रहा है। मराठास हरा देंगे ईआईसी को बहुत बुरी तरीके से, दे विल बी क्रस्ड। क्यों हराएंगे ये भी रीजन जान लो आप। तो यहाँ पे एक ट्रिपल अलायंस हो जाएगा। ट्रिपल अलायंस किसका किसका, हैदराबाद मराठास एंड देन, अभी आगे लिखवा दूंगा मानो ये। तो हैदराबाद मराठास एंड देन एक और कौन सी जगह बचती, मैसूर। ये तीनों एक साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि सोच के देखो, जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वार चल रहा है, उसी टाइम पे जो है लगभग एंग्लो मैसूर वार भी लगभग सेम टाइम पे होगा, लंबा चलेगा ना। तो अब क्या है, ये तीनों साथ आ गए। अरे भाई, दुश्मन का दुश्मन इस दोस्त, यही तो बात है। तो इन सब के म्यूचुअल क्या बात है। अच्छा देखो, हैदराबाद गुस्सा क्यों है, क्योंकि जो है हैदराबाद का जो ये वाला रीजन था ना, इधर वाला रीजन, इधर की कुछ टेरिटरी जो है इन्होंने, ईआईसी ने हथिया ली थी। तो हैदराबाद के निजाम को भी था कि भाई तुम्हें सबक तो सिखाऊंगा मैं, मौका खोज रहा था। मैसूर ऑलरेडी जूझ रहा है ईआईसी से, मराठा जूझ रहे हैं, तो फिर तीनों दोस्त। लेकिन जब ट्रीटी ऑफ सालबाई होगी, यहां से वो अलायंस टूट जाएगा। प्लस 1782 में दो तीन रीजन हैं। एक तो ये ट्रीटी की वजह से, अब जब आप ट्रीटी कर लो, मराठास ने ट्रीटी कर ली, ट्रीटी ऑफ सालबाई बिटवीन मराठास एंड ईआईसी, जब आप किसी से ट्रीटी साइन करते हो तो मतलब आप उसके दोस्त हो गए। इन दोनों को लेकर भाई तुम तो दोस्त बन गए, हमारा क्या, तो टूट गई बात। एक और बात थी, 1782 में एग्जैक्ट टीपू सुल्तान आ जाएगा, और टीपू के एम्बिशंस अलग होते हैं, ही वांट्स टू एम्पायर बिल्ड, कि वो बढ़ाएगा अपनी टेरिटरी को। तो जब टेरिटरी बढ़ाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मराठास और उसकी क्लैश होना जाहिर सी बात है। भाई टेरिटरीज एकदम लग रही ना आसपास, मैसूर के जस्ट ऊपर देखो आप, मराठास बैठे हुए हैं, तो इस वजह से भी ये अलायंस टूट जाएगा। और अलायंस टूटेगा तो सबसे पहले कमजोर पड़ेगा हैदराबाद, वो भाग के जाएगा ब्रिटिशर्स के पास कि साहब मदद करो, गलती से हम बहकावे में आ गए थे। ये देखो कुछ रीजन्स हैं, ठीक है। यहाँ देखो हैदराबाद है, यहाँ निजाम है, और जितना ये देख रहे हो आप इधर बोलो जुमा केसरी। है ना। तो ये लगभग ये वाला एरिया पूरा जितना ये है, ये सब मराठास के अंडर है। यहाँ कहीं ये देखो मैसूर है, इधर वाला रीजन, सिर्फ इतना सा रीजन, इतना सा रीजन था, फिर इधर थोड़ा बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। और ये देखो, ये गुंटूर वाला रीजन है ना। अरे यार क्लियर नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, थोड़ा दूर से देखता हूँ। अरे यार इसमें तो ठीक दिख रहा है, इसमें ठीक दिख रहा है, तुम सबको ठीक दिख रहा होगा, पास से शायद ज्यादा वो है। फिलहाल गुंटूर वाला जो रीजन था, ब्रिटिशर्स ने इसको कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से निजाम गुस्सा हो गया था। ठीक है, उसने बोला कि ऐसे बात नहीं बनेगी। ये कुछ बातें थी, खैर मेन काम अपने को वो है। इसको लिया कब था और गया कब, ये देख लो आप। अभी मैंने बोला था ना कि सेकंड थर्ड बैटल होगा उसमें मालाबार चला जाएगा, इसको अनेक्स कब किया था ये भी लिख लो आप, लिखना चाहो तो।
66 में लिया था और 92 में चला जाएगा इनके हाथ से, ठीक है ना, ये वाला रीजन। ठीक है। ये कुछ इकोनॉमिकल रीजंस हैं, इनको इकोनॉमिकल कन्फ्लिक्ट्स। देखो एक ये एम्बार्गो, एम्बार्गो समझते हो आप? बैन ऑन मतलब क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब ट्रेड वाली चीज़ पे बैन लगा देगा। अब एम्बार्गो मतलब किस पे था, बेसिकली एक्सपोर्ट पे था, कि यहाँ से ये पर्टिकुलर चीज़ें बाहर नहीं जाने वाली, ठीक है ना। इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स, इसके ऊपर तक तो आपने देखा ही था। हाँ, मर्जी है, यू आर नॉट फोर्स्ड, पढ़ना हो पढ़ लो आप। देखो मैसूर पोर्ट से ये पर्टिकुलर चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, इसकी वजह से सबसे पहले हर्ट कौन होगा, ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली। भाई नहीं यूज़ करने देगा, क्या कर लोगे, के टेरिटरी में है, साउथ इंडिया के रीजन में अगर वहां से चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, है ना, तो ही इज लाइक व्हाट, ही इज लाइक पुष्पा। हमारे एरिया में हम ट्रेड करेंगे भाई, मुंह मांगा दाम लेंगे। तो बस पुष्पराज यहीं से इंस्पायर्ड है, ठीक है। हैं? देखो, एम्बार्गो मतलब बैन, किसी भी चीज को बैन करना। अब एम्बार्गो एक्सपोर्ट पे लगा तो मतलब एक्सपोर्ट वाली जितनी भी एक्टिविटीज है सब पे बैन लगा दिया उसने, है ना, एम्बार्गो। अभी भी ये टर्म यूज होता है आई थिंक, एम्बार्गो। जब ने ये चावल वाल पे जब एक्सपोर्ट पे बैन लगता है ना, जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं तो एम्बार्गो लगा दिया जाता है पर्टिकुलर चीज, जैसे प्याज पे लगा दिया गया, तो फिर उसका एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, कब एक्सपोर्ट नहीं होंगे 2-3 महीने तक। फिलहाल लगा हुआ है आई थिंक अभी भी। हटा दिया, कुछ टाइम पहले हटा होगा फिर, क्योंकि लास्ट मैंने देखा था तो लगा हुआ था। हाँ मतलब हटा होगा अब। प्राइसेस आई थिंक आ गए, ठीक ठाक आ गए। देखो ये कुछ वही पॉइंट्स हैं जो हमने बात की थी अभी, है ना। दोनों ही एक्सपेंशनिस्ट वाले माइंडसेट के हैं कि भाई अपनी बढ़ाओ, बाउंड्रीज बढ़ाओ, बाउंड्रीज बढ़ाओ। एक इनडायरेक्टली कर रहा है, दूसरा जो है डायरेक्टली कर रहा है। जल्दी करो, एंग्लो मराठा वार भी करना है अभी, अभी 3 वार भी बचे हैं इसके, 4 सॉरी। ऑनलाइन वालों अगर लग रहा है कि ना लंबा हो रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन को पिन करो डबल टैप करके, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जो लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में वो मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद है, फोन उनमें फिर पड़ा ही रहेगा। कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड जो हमने लिखा था वो सही है ना, एक बार देख लेना इससे मैच करा के, ठीक है ना, अभी लिखा था ना कॉर्नवालिस का 86 से 93। और वेलेस्ली की तो बात हमने की ही थी लास्ट क्लास में, तो उसका तो खैर पता ही है। कौन सा?
ये वाला टीपू, सॉरी मतलब हैदर अली टीपू सुल्तान लगभग साथ साथ काम कर रहे हैं, तो बाप बेटे एक साथ ही हैं, है ना। बेसिकली कर क्या रहा है देखो आप, वो लैंड रेवेन्यू बढ़ा रहा है, ड्यूटीज बढ़ा रहा है, पैसे ज़्यादा बढ़ाएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो आर्मी पे लगा पाएगा, जितने ज़्यादा पैसा आर्मी पे लगेगा आर्मी उतनी मॉडर्न होती जाएगी, अलग अलग तरह की बंदूकें, कैनन्स, ट्रेनर्स बाहर से। और इन सब में जितनी चीज़ों की बात हो रही सब में फ्रांस का सपोर्ट है इसको, फुल सपोर्ट ऑफ फ्रांस, क्योंकि फ्रांस एंड इंग्लैंड इज राइवल्स, ब्रिटेन इज राइवल्स, है ना, दोनों बहुत तगड़े राइवल्स हैं। हैं? नीचे, नीचे जाऊं ऊपर जाऊं? अब आएगा मेन चीज, है ना, इतना। अब मेन जो है हमारे लिए जो काम है वो जरा एक एक कुछ तीन चार पॉइंट्स हैं हर वॉर के, वो देख लेते हैं। दो तो शुरुआत के बहुत ज़्यादा मेन नहीं, क्योंकि उसमें लगभग दोनों की बराबर रहेगी। देख रहे हो क्लास कहाँ तक पहुँच गई है, कोई राजस्थान रॉयल्स भी ज्वाइन हुआ था, आरआर। फिर आरआर लेफ्ट द चैट। हैं? अरे भाई, मर्चेंट्स वाला स्टेट, क्या बोलेंगे इसको, वाणिज्य राज्य, उद्योग राज्य, क्या बोलेंगे, मतलब इस तरह का बेसिकली, जो बेसिकली ट्रेड पे ही फोकस्ड हो। हाँ। वाणिज्य राज्य, ठीक है। अरे बहुत लिख लिया, चलो, बहुत क्या ही करोगे इतना ज्यादा। गवर्नर जनरल को सिर्फ जीजी लिखा करो बस, जीजी, गौतम गंभीर, ठीक है। मेन काम देखो ये है अपने को, फास्ट एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं थोड़ा, टाइम पे तो खैर लिख ही रखा हमने, ठीक है। मराठास हैदराबाद फॉर्ट साइड बाय साइड, पहले वाले में मराठास और हैदराबाद दे आर फाइटिंग साइड बाय साइड एज दे वर अफ्रेड ऑफ टेरिटोरियल मिशन बाय मैसूर फ्रांस। बेसिकली अभी देखो पहले वाले में क्या होगा कि सिर्फ मराठास और हैदराबाद साथ साथ लड़ रहे हैं, ठीक, क्योंकि दोनों का काम क्या है, इधर ईआईसी बढ़ा रही है खुद को, उधर मैसूर खुद को बढ़ा रहा है, और मैसूर के साथ फ्रांस का सपोर्ट है। मराठास और हैदराबाद को तो बहुत अच्छे से पता है कि फ्रांस क्या कर सकता है, इनको डर है, तो दे फॉट अलॉन्ग मतलब टुगेदर इन 1766 हैदर अली एट अनेक्स मालाबार एंड कालीकट, अभी अभी पॉइंट वो लिखा ही है आपने, ठीक है ना। निजाम अली खान गिव नदन सरकार टू आईएसी इन रिटर्न फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। हैदराबाद ने क्या किया, अगर इनको लगा कि भाई देखो, हमने एक बात की थी बहुत पहले, अगर किसी को याद हो, कि जब हैदराबाद पे अटैक हुआ तो मराठास ने उनकी हेल्प नहीं की, याद है वो पॉइंट। अरे यार हैदराबाद और मराठास लगभग दोस्त है ना, देखो साथ लड़ रहे हैं। हैदराबाद पे जब अटैक हुआ, ई आई भाई, मराठास ने हेल्प नहीं की थी। हाँ, मतलब ये हैदर अली की बात कर रहा हूँ यार, मैसूर ने जब अटैक किया ना हैदराबाद में, मैसूर भी तो कोशिश करेगा हैदराबाद को नेक्स्ट करने की, तो वो जाएंगे मराठास के पास, हु इज दोस्त मराठास, कोशिश करेंगे, मराठास मना कर देंगे भाई तुम्हारी लड़ाई, हम हमसे कुछ लेना देना नहीं है। अब इनके पास क्या चारा बचेगा, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जाएंगे तो फिर बदले में क्या दिया इन्होंने, नदन सरकार। अब ये नदन सरकार आगे चल के प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि जो नदन सरकार वाला रीजन है, वो बंगाल वाला रीजन, ये उड़ीसा से लगभग जुड़ता हुआ रहेगा, क्योंकि ये बंगाल सूबा का पूरा वो रीजन होगा, उसमें कुछ टेरिटरीज ना उसकी वजह से डिस्प्यूट होगा आगे, खैर। ठीक है। प्लस देखो इन 1768 ट्रीटी साइन हुई विच हैदराबाद एग्री दीवानी ऑफ मैसूर
टू EIC वंस मैसूर इज डिफीटेड। ठीक है, तो ये तो अभी फुलफिल होने वाली नहीं, मैसूर हारने वाला तो है नहीं अभी, अनलेस बहुत बाद में। तो ये ट्रीटी जो हुई थी, खैर ये तो फुलफिल हो नहीं पाएगी क्योंकि मैसूर को हरा तो पाएंगे नहीं। देखो यहाँ पे कंडीशन यही है कि अगर आप हरा दोगे मैसूर को तब आपको दीवानी देंगे हम, अदरवाइज दीवानी वानी भूल जाओ आप, ना दीवानी ना मस्तानी, कुछ नहीं। देन हैदर अली क्रश द EIC एंड द बोथ साइड्स रिटर्न ईच अदर टेरिटरीज। देखो इस पॉइंट को जरा बताओ मुझे आप, हैदर अली क्रश EIC, हैदर अली ने EIC को हरा दिया, फिर भी दोनों एक दूसरे की टेरिटरी क्यों लौटा रहे हैं? किसी को आप हराते हो अगर तो जनरली होगा कब उसकी टेरिटरी एनेक्स करते हो, यही तो बात होती है। ऐसा ठीक है, कह सकते हो। एक पॉइंट ये भी है, दूसरा पॉइंट ये है, देखो कंक्लूसिव डिफीट नहीं है EIC की, EIC के पास बड़े चांसेस है, फिर आर्मी बुला लेगी, फिर लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। एक टाइम आएगा कि जब दोनों पार्टी थक जाएंगी। भाई कब तक लड़ोगे? 1782 सालभाई की जो ट्रीटी ऑफ सालभाई होगी उसमें भी यही बात होगी, मराठास EIC को हरा देंगे, लेकिन EIC कंक्लूसिवली हारेगा नहीं कभी। एक होता कंक्लूसिव डिफीट, वो नहीं हो पाएगा। तो फिर हार गए, कुछ जगह हार गए, फिर कुछ जगह पे लड़ाई चल रही है, फिर इधर से दो चार और आगे ब्रिटिशर्स, लड़ाई चल रही, मतलब खत्म नहीं हो रही लड़ाई। तो एक टाइम आएगा पार्टी थक जाएंगी, बोलेंगे कि भाई जो तेरे पास है तू रख, या जो तूने मेरा लिया वापस कर दे, मैं तुम्हारा वाला वापस कर दे रहा हूँ, ये बात होगी। तो जब भी ये बात आएगी ना, एक तो कि आगे इन फ्यूचर लड़ाई ना हो, एक तो ये भी पॉइंट कह सकते हो आप, दूसरा ये है कि बहुत लंबे वॉर से दोनों की इकोनॉमीज ब्लीड हो रही है। सोच के देखो, इफ यू आर फाइटिंग फॉर वेरी लॉन्ग, आप कर क्या रहे हो? आप अपने को वेल्दी बनाना चाहते हो ना, और बहुत लंबा लड़ाई करोगे तो उससे वेल्थ आपकी जाती रहेगी, मिलिटरीली भी वीक होते जाओगे, उसका फायदा बाकी जगह पे कोई उठा लेगा, अब दाली फिर से चिकन खाने आ सकता है ना। तो ये बात थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फॉर द फर्स्ट। सेकंड ये वाला, इन 1768 EIC एंड हैदराबाद साइंड अ ट्रीटी विच, देखो हुआ क्या था 1768 से पहले, हैदर अली इज देयर। अब हैदराबाद देखोगे आप, अभी मतलब मैप दिखाता हूँ आपको, तो मैसूर के जस्ट ऊपर है हैदराबाद। अब मैसूर क्या एक्सपेंशनिस्ट है, तो सीधा थ्रेट होगा हैदराबाद को सबसे पहले, क्योंकि देखो हैदराबाद वाला रीजन भी ट्रेड के मामले बहुत रिच है ना। तो हैदराबाद को चाहेंगे कि ये कब्जा कर ले, क्योंकि निजाम वहाँ का कमजोर पड़ चुका है ऑलरेडी, वो जो निजाम की फैमिली थी वो ऑलरेडी फिनिश्ड है, अब कमजोर लोग बचे हुए वहाँ पे, है ना। तो मैसूर से डर होगा हैदराबाद को, हैदराबाद जाएगा मराठास के पास फॉर द हेल्प, कि भाई मदद कर दो। मराठास कहेंगे भाई ये तुम्हारा पर्सनल मैटर, मैं मैसूर से क्यों भड़ी हूँ, भाई वो लोग अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो मराठास कर देंगे मना। अब मराठास मना कर देंगे तो एक और पावर कौन बचती है? देखो अवध अपना अलग बैठा हुआ है, अवध इज लगभग अंडर द ब्रिटिशर्स ऑलरेडी, EIC ही तो बैठ चुकी है लगभग वहाँ ना, EIC के अंडर आ चुका अवध। अब ये किसी के पास हेल्प के लिए और जा नहीं सकते, मराठास ने मना कर दिया, अब बची EIC। मजबूरन EIC के पास आप जाओगे मदद के लिए कि भाई मैसूर से हमें प्रोटेक्ट करो, EIC कहेगी बदले में आप हमें नदन सरकार दे दो। नदन सरकार मतलब वो कोरोमंडल वाला रीजन, नीचे जाओगे तो राइट साइड वाला जो पार्ट है पूरा, दैट इज नदन सरकार। तो नदन सरकार के बदले ये क्या करेंगे, इनको मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देखो यहां से शुरुआत होती है कि सबऑर्डिनेंस अलायंस जो साइन करेंगे ना, सबऑर्डिनेट अलायंस, यहीं से तो शुरुआत है। एक बार आपने ब्रिटिशर से हाथ मिला लिया, फिर आप लगे रहोगे, दे आर लाइक अ वायरस, कि हाँ मतलब बचे हुए हैं थोड़े 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 थोड़े, बाद में आपको मना ले जाएंगे कि भाई एक काम करो, तुम्हारे बस की नहीं है, हमको मालिक बनाओ अपना तुम। जैसे देखो आप, अब जैसे एक देखो, एक होता है प्रोटेक्शन, एक होता है कि कंप्लीटली थ्रेट को आप रिमूव कर दो, हम आपको दीवानी भी दे देंगे। ठीक है, यहाँ प्रोटेक्शन मांग रहे, अगर हम पे अटैक हुआ, फिर इनको लगा कि भाई अटैक तो हम भी करवा सकते हैं, जब वी हैव द EIC, हम अटैक करवा दें और दीवानी दे देंगे इनको। भाई उनको क्या चाहिए, दीवानी मस्तानी, है ना। तो दिस इज द थिंग, लेकिन ये फुलफिल हो नहीं पाएगा तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, पॉइंट्स बच गए। हैदर अली क्रस्ड EIC एंड बोथ साइड्स, बेसिकली इसको ऐसे लिख लेना कि हैदर अली डिफीटेड EIC बट इट वाजंट अ कंक्लूसिव डिफीट। ये कंक्लूसिव डिफीट नहीं था, और बोथ साइड्स वर टायर्ड फाइटिंग बिकॉज देयर इकोनॉमी वाज ब्लीडिंग, सो दे लाइक एग्रीड टू रिटर्न ईच अदर्स टेरिटरीज। बस इतना लिख लो, दैट इज इनफ। पूरा पूरी कहानी जिसको जाननी हो, देखो शेखर बंदोपाध्याय का रेफरेंस लेकर के मैं पढ़ाता हूँ, बुक खरीदो आप, पूरी कहानी आपको मिलेगी उसमें, रेफरेंस लगभग वहीं से है। क्यों शेखर बंदोपाध्याय मैं प्रेफर करता हूँ? बिकॉज ही इज द हिस्टोरियन।
वो हिस्टोरियन है, स्पेक्ट्रम लिखने वाला बंदा आईपीएस, अगर आप लोगों को पता हो तो। एक आईपीएस और एक हिस्टोरियन में डिफरेंस होगा हमेशा। हिस्टोरियन वो होगा जो उसने फैक्ट्स वगैरह इकट्ठे किए होंगे, तब फिर अपने एक्सपीरियंस पे वो बात लिख रहा, पूरी जिंदगी उसने इसी में बिता दी। आईपीएस इसकी ठीक है पढ़ाई की उन्होंने, बट एक हिस्टोरियन को मैच नहीं कर सकते आप। तो दैट्स वाई शेखर बंदोपाध्याय आपको न्यूट्रल मिलेगा, उसमें ना किसी की बड़ाई आपको मिलेगी ना बुराई, जो जैसा था लगभग वैसा कोशिश करेंगे। बाकी ठीक है, यू आर मैच्योर इनफ, आप दोनों बुक्स पढ़ो जरूरत लगे तो, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को मत रखना, सही बता रहा हूँ। जो चीज़ अगर आपको अंदर से लगती कि नहीं ये सही बात नहीं है, तो उसको गलत मानो कि ठीक है नहीं ये सही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि गड़बड़ी देखो सिर्फ ब्रिटिशर्स की नहीं थी, गड़बड़ी हम में भी थी, तभी वो आके यहाँ रूल कर पाए। ये ऑब्वियस सी बात है, हमारे लोगों ने साथ नहीं दिया होगा। जैसे अगर बात करूं मैं मराठास की, तो मराठास में आप देखोगे अगर रघुनाथ राव और उनका बेटा बाजीराव टू, अगर इन्होंने गद्दारी नहीं की होती तो मराठास कभी नहीं हारते। आगे बात करेंगे एंग्लो मराठा वार में, रघुनाथ राव अब भाग गए ब्रिटिशर्स के पास कि भाई हमको मदद कर दो, बदले में टेरिटरी प्रॉमिस कर दी। ऐसे ही उनका बेटा या बाजीराव टू, गद्दार का बेटा गद्दार, वो भी भाग के वहां चला गया। तो दिस इज द थिंग, है ना। okay. मराठाज एंड हैदराबाद फॉट साइड बाई साइड ऑफ मैसूर। देखो यहाँ पे ट्रिपल अलायंस हो रहा है, दिस इज द ट्रिपल अलायंस पॉइंट, तीनों लोग का अलायंस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर का अगर आप टाइम देखोगे 1782 में खत्म हो रहा है, तो लगभग सेम टाइम चल रहा है, दोस्त का दोस्त, सॉरी दुश्मन का दुश्मन इस दोस्त, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिपल अलायंस इज फॉर्म्ड, इसके लिए सिर्फ आप ऐसे लिखो ट्रिपल अलायंस इज फॉर्म्ड हियर फॉर द पॉइंट नंबर 1। ट्रिपल अलायंस किसका, हैदराबाद का, मैसूर का एंड देन मराठास का, है ना। ये तीनों एक साथ लड़ रहे हैं अगेंस्ट द ईआईसी। देखो ये टाइम पीरियड देखो आप, ये और ये टाइम पीरियड लगभग देखो ओवरलैप हो रहे हैं चीज़ें, ये वाला टाइम पीरियड और ये वाला टाइम पीरियड। एंग्लो मराठा वार भी डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन देखो जहाँ टाइम पीरियड ओवरलैप हो रहे हैं तो दुश्मन कॉमन हो गया इन दोनों का, तो ये साथ लड़ रहे हैं। लेकिन 1782 में देखो द मराठा स्विच्ड साइड्स, इसका रीजन क्या था, ट्रीटी ऑफ सालबाई, आपने किसी से ट्रीटी साइन कर ली मतलब उसके दोस्त बन गए। मराठास ने जैसे ही साइड स्विच की तो इनको लगा कि अब हम क्या करें, है ना। देखो जैसे 3 लोग इधर खड़े हो, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, फिर 2 लोग का नजर हटा, तीसरा उधर से लड़ने लग गया, इनको लगा करे ये तो अभी बगल में खड़ा था, ये क्या हो गया, है ना। तो जज्बात बदल दिए एकाएक से। हैदराबाद क्यों गुस्सा था, देखो वही गुंटूर वाला पॉइंट जो मैंने आपको बोला था। तो गुंटूर को कैप्चर किया इन्होंने ईआईसी ने, और वहां के नवाब की जगह अपने पपेट को बैठा दिया, ठीक है। जिसकी वजह से हैदराबाद नाराज था। हैदराबाद ने क्यों ज्वाइन की इस पार्टी को, उसका बैकग्राउंड है ये। हैदराबाद के लिए HYD लिखो खाली, इतना लंबी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अनहैप्पी की जगह क्या करोगे, देखो अरे कुछ कुछ इनोवेशन करो ताकि नोट्स पढ़ने का मन हो, हाँ ऐसे कर दो, अनहैप्पी की जगह, और क्या। हैदराबाद, उसके आगे ये, आउटकम इज व्हाट, हम्म हम्म नहीं मराठास कहाँ ये ऐसे देखो ऐसा लिखा था। अच्छा, देखता हूँ। EIC एंड मैसूर फोर्ट, अच्छा ये मराठास एंड हैदर फोर्ट ऑन साइड, अच्छा ठीक है, ठीक है, हम्म। स्विच ही तो हो रहा है, देखो साइड स्विच हो रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। देखो दोनों एक ही टेरिटरी के लिए नाराज क्यों हो रहे हैं, गुंटूर का अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये ओवरलैप करेगी, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है उधर। अगेन देखो मराठास क्यों नहीं आए, क्योंकि मराठास सॉरी ईआईसी ने सपोर्ट क्यों नहीं किया मद्रास को, अरे यार क्या नाम है, मैसूर को मद्रास बोल रहा हूँ। क्योंकि मराठास और ईआईसी की भी ऑलरेडी बात चल चुकी है कि हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। अगर आप याद करो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी में जनरली क्या चाहिए था, बैटल ऑफ प्लासी में जनरली मराठास को सपोर्ट करना चाहिए था, सिराजुद्दौला को करना चाहिए था ना, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि उससे पहले एक ट्रीटी हो चुकी थी, बात थी ना,
कि देवर द फ्रेंड्स। अरे यार, जिस मतलब बता तो रखा है। खैर उसके अलावा भी मैं बोलूं तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो चुकी है, अगर मतलब वो छोड़ दो। देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज डन टिल हियर। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो चुकी है ना। देखो अब 1771 से पहले। तो फिर नाउ दे आर दोस्त। तो भाई दोस्त दोस्त क्यों लड़ेगा उसके अगेंस्ट। फिर ईआईसी आगे चल के एक और ट्रीटी करेगा 1782। ठीक है ना। नीचे जाओ, हो गया यहाँ तक। मतलब अभी भी कंक्लूसिव नहीं हो रही बातें, है ना। मैंने बोला ना, दो वार में हमने क्यों लिखा कि देर इज नो चेंज इन टेरिटरी। नीचे मैप्स हैं, वो देखेंगे। वो मैप्स रफली आप चाहो तो ड्रा कर लेना ऐसे ही। तो पहले दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि देखो चेंज नहीं हो रहा कुछ भी। साइड स्विच हो रही भले, तो देर इज नो मेजर चेंज। क्योंकि ट्रीटीज एक्सचेंज हो ही नहीं रही हैं भाई, कि तुमने उसकी हड़प ली उसने तुम्हारी। अभी तक बराबर है। 1782 में दो लोग अलाइज बन गए फिर से, है ना। ईआईसी के दो लोग अलाइज बन गए 1782 में, क्योंकि गुंटूर लौटा दिया गया हैदराबाद को। हैदराबाद इज अलाई ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको पता क्या है, उनको पता है कि हम अकेले नहीं हरा पाएंगे मैसूर को। ठीक। एंड मराठास, जब मराठास पावर में थे, आप देखोगे कि लगातार रेड कर रहे थे, मैसूर पे भी लगातार रेड चल रहा था और हैदराबाद पे भी। तो उनको तो मन में है ही है कि किसी तरीके से हरा लो। अच्छा, जब यहाँ मराठास की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कोई एक पेशवा नहीं, यहाँ क्लैंस हैं, जैसे होलकर्स हैं, सिंधियाज हैं, और ये लोग हैं ना, गायकवाड़स हैं। तो इन लोगों का सपोर्ट उस टाइम पे, होलकर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे वैसे। देखो अब एक और चीज आपको बता दूं, होलकर एंड सिंधिया देवर द राइवल्स। होलकर और सिंधिया का रीजन देखो, कि सिंधिया का दिल्ली वाला रीजन, और उसके जस्ट नीचे होलकर्स बैठे हैं। ठीक। तो टेरिटरी ओवरलैप होने की वजह से वो कट्टर राइवल्स हैं, जब मौका मिलेगा तो एक दूसरे को मारेंगे। तो जब हम एंग्लो मराठा वॉर डिस्कस करेंगे, उसमें जो है होलकर सिंधिया को हराएंगे। खैर, देखो मैसूर ने ट्रावनकोर पे अटैक किया। अभी हमने बात पीछे की थी कि ट्रावनकोर, मतलब देखो, खैर, ठीक है। जब हमने शायद वो उनको डिस्कस किया था, मार्तंड वर्मा और लोगों को, तो हमने थोड़ी बात की थी ना कि आईसी से चल रही थी। बस उनके टर्म्स पे थे, लेकिन अलाइज तो थे ही। ट्रावनकोर वाज एन अलाई ना। तो भाई अगर किसी नेटो कंट्री पे आप अटैक करोगे, तो फिर आप किस पे करो, बाकी कंट्रीज पे डायरेक्टली। तो बस ट्रावनकोर इज नेटो कंट्री। ये चीज देखो, ये बात जो हम कर रहे थे, यहाँ से देखो।
ये हो गया। सब बिजनेस का खेल है, देखो सब पैसे के लिए काम चल रहा है, इनको रीजन चाहिए तो बहाने 36 हैं। हो गया, बचा है? हो गया। शाश्वत हो गया। हो गया सबका। हो गया। शाश्वत हो गया। रुक जाओ रुक जाओ। कितने? अच्छा ये वाला, इसको एक काम करो, पिक्चर क्लिक करो जल्दी, क्लिक कर लो, क्लिक कर लो। है? अच्छा सुनो, लिख लो, शॉर्ट में लिख लो जल्दी। कौन सा? ये और ये। अच्छा थर्ड वॉर क्या? ठीक है, लिखा तो है, क्या ही बताना है इसे। ठीक है देखो। हाँ बताओ बताओ। देखो, हाँ ठीक है। इससे पहले अभी तक क्या हुआ, सेकंड तक, सेकंड वाले में क्या हुआ, साइड स्विच हो चुकी हैं। पहले लड़ाई किसकी चल रही थी, 3 लोग थे। देखो सेकंड वाली बैटल तक बात क्या थी, सेकंड बैटल तक कौन कौन लोग थे, मराठास थे, प्लस हैदराबाद था, प्लस मैसूर था, है ना। ये वर्सेस ईआईसी था, ठीक है ना। तो आईपीएल में बहुत सारी टीमें थी। अब क्या हुआ, अब सारी टीम के प्लेयर्स को एक टीम ने खरीद लिया। अब एक ही टीम बची, वो भी कुछ प्लेयर्स के साथ। तो देखो इनको जो है, हाँ इनको जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीद लिया, ठीक है। देखो मराठास और हैदराबाद ये मिल गए ईआईसी के साथ। क्यों मिल गए, क्योंकि हो गई है 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई में मराठास को क्या मिल गया, बहुत सारी चीजें लिखवा रखी है हमने, है ना। हैदराबाद को जो गुंटूर कैप्चर किया था ईआईसी ने, वो लौटा दिया, इनकी टेरिटरी लौटा दी, तो ये भी दोस्त बन गए कि हाँ चलो भाई तुमने अच्छा काम किया है, लौटा दिया है, दोस्त बन गए। अब जब ये दोनों दोस्त बन गए ईआईसी के, तो अब ये मैसूर के साथ लड़ेंगे नहीं। एक और कारण जानो आप इसका, एक और रीजन ये लिखेंगे हम कि 1782 में एग्जैक्टली हैदर अली की डेथ हो जाती है, टीपू सुल्तान बन जाते हैं रूलर, ठीक, ही इज द किंग। टीपू सुल्तान किस मानसिकता के थे, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने वाली मानसिकता के। अगर अपना राज्य बढ़ाओगे तो भाई या तो हैदराबाद को कब्जा करोगे या तो फिर मराठास को कब्जा करोगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास, नहीं है ना। भाई अगर आपको टेरिटरी बढ़ानी, आपके आसपास मराठास है, हैदराबाद है, तो अगर उनकी टेरिटरी में आप जाओगे तो फिर उनके दुश्मन बनोगे। तो ये भी एक रीजन है था।
तो ये दोनों चले गए ईआईसी पे। अब हो गया मैसूर वर्सेस ईआईसी प्लस मराठास प्लस हैदराबाद, क्योंकि ईआईसी को ये समझ आ गया था 2 वॉर में कि हम अकेले हरा नहीं पाएंगे। ठीक, अब ये इस वजह से देखो आप, अब इस वजह से मैसूर अकेला पड़ गया और मैसूर अपनी एक्सपेंशनिस्ट वाली पॉलिसी को बढ़ा रहा है, तो रेड करना शुरू करेगा। इसने रेड करना शुरू किया मराठा एम्पायर पे, हैदराबाद पे भी रेड करना शुरू किया, नीचे ट्रैवनकोर पे। अब ये 3 लोगों को एक साथ चैलेंज कर रहा है। जो काम, जो गलती किसने की थी? हिटलर ने। हिटलर ने बहुत सारे लोगों से एक साथ लड़ाई ले ली, इसलिए वो हारा। फाइनली रशिया से लड़ाई ले ली, तो ये रशिया इज ईआईसी हियर। मराठास और उससे तभी पार पा जाते। बोलो। अरे ना 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 ना, वो डाउट नहीं, इसमें से पूछो। रशिया वाला छोड़ो, वो किसी दिन बैठ के बात करेंगे। वो दस ये होगी ना, इसमें से बताओ कोई डाउट है तो। नहीं नहीं नहीं, रशिया भूल जाओ, मैंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। देखो, ये मैप याद रखना आप, चाहे फोटो खींच लो चाहे जो कर लो। ये 2 वॉर्स के हैं, देखो आप, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ये देख रहे हो आप, देर इज नो चेंज इन द टेरिटरी। दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे दोनों वॉर्स में देखो टेरिटरी चेंज नहीं है। जहां वो पैचेस बनने शुरू हुए वहां देखो ये चीजें मैसूर हार रहा है। मालाबार वाला रीजन और जो वो 2-3 रीजन आपने लिखे ना, देखो यहां से हार रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो देखो मैसूर श्रिंक हो रहा है, और स्ट्रेटजी देखो, इनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। यहां से देखो घेरा जा रहा है, यहां से और यहां से, 4 तरफ से घेर रहे हैं ये लोग। यहाँ सिंधियाज बैठे होंगे बेसिकली, मतलब कौन होंगे, नहीं, गुजरात में कौन थे? बरोडाज थे ना, मतलब जो भी हो, मराठास। अरे वाह 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 वाह, गांधीनगर बोल दो। ठीक है, गायकवाड़ साहब बड़ौदा, मतलब बेसिकली मराठास हैं। निजाम बैठा हुआ है, इधर से ट्रेवनकोर वाले, बेसिकली ईआईसी इधर इधर से परेशान कर रही है, चारों ओर से बेसिकली इनको श्रिंक कर रहे हैं। तो थर्ड बैटल में देखो इन लोगों का इतना पार्ट इधर से इधर से इधर से इतना पार्ट गया। मैसूर इज श्रिंकिंग। पहले मैसूर देखो, ये पैचेस जो बने हैं, पहले मैसूर इतना था, ये पूरी ग्रीन लाइन इज मैसूर। अब देखो यहाँ पे टेरिटरी इज श्रिंकिंग, है ना। हाँ, क्लिक नहीं किया। हो गया, ठीक है। अरे यार क्या कर रहे हो? देखो। लगे अच्छा खासा बना रहा था। एक सेकंड रुको रुको, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दूं, वो रीजन लिख लो। अरे मतलब किस पैच से किसको दिखाया है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो दिखेगा, मतलब कुछ ना से कुछ सही, थोड़ा तो दिखेगा। थोड़ा जूम करके इसी इसी पोर्शन का कर लो आप। खैर इतना तो याद रहेगा ना कि पैचेस क्या है, कभी इसको ड्रॉ करना रफली और लिख लेना कि पैचेस ये थे, ठीक है ना। ये पैचेस जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं से मतलब जाली सा हो गया है, ये वो टेरिटरीज हैं जो जा चुकी हैं, ठीक है। हो गया ना ये? अच्छा ये लिख लो, आप लिख लो। इस बोर्ड को अपडेट करना पड़ेगा, शायद ऑप्शन आ जाए, क्योंकि मैंने क्या? हाँ मतलब कह रहा हूँ कि शायद आ जाए वो ऑप्शन, क्योंकि जैसे मैंने एक बोर्ड लिया ना पर्सनल, उसमें वो ऑप्शन है कि मैं इसको यहाँ से शेयर कर सकता हूँ। अरे मतलब इस पेज को अगर मैं जैसे क्यूआर वाला ऑप्शन ना, इस पे भी आ जाता है। हो गया, सब्सिडरी है, ठीक है। अरे ये पॉइंट्स लिखो पहले, अभी छोड़ दो। अच्छा रुको रुको, लो ले कर लो। थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, इतना तक दिख रहा है ना, पता ना। अरे पूरा ही कर दूं हल्का हल्का करके, लो कर लो, ठीक है। जब शौर्या में से ही बनाना है तो यहीं, तो वहीं से कर लो, क्यों ही इसको स्क्रॉल करवा रहे हो?
ये बना शौर्य में तेरा कह रहा है स्क्रॉल कर दो। शाश्वत हो गया। फोटो खींच लो। देखो फायदा क्यों क्या मैं बताऊं। अगर मतलब इस चीज को छोटे से ही आप दिखा ले जाओ, मतलब जैसे इतना ड्रॉ करना, मान लो आंसर लिख रहे हो आप कभी भी, इन केस अगर पूछ लिया, वैसे पूछेगा नहीं जनरली, या पूछ भी लिया मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा ना वेटेज बढ़ जाएगा आपका। उनको पता होगा कि एग्जैक्टली किस रीजन की आप बात कर रहे हो सकता है वो आंसर ना भी पड़े, उसको मैप दिख जाए कि हाँ इस बंदे को पता है कि ये रीजन था। एकदम एक्यूरेट नहीं, थोड़ा रफली भी बना दोगे आप तो भी ठीक है। कि मान लो उसका पढ़ने का मन नहीं हुआ एग्जामिनर का, अगर उसने ये मैप देख लिया आपका, उसको लग गया कि हाँ भाई इसको पता है कि मैसूर का एग्जैक्टली क्या पार्ट था और क्या क्या गया है, मैप शुरू होकर रहा ना यही सेम चीज। तो फिर कौन सा, ये वाला। अच्छा ये दोनों एरियाज, वो दो और लिखे थे ना। हाँ मतलब हाँ वही। और भी मतलब मेजर रीजंस हैं बेसिकली, उन्हीं के आसपास के रीजंस हैं ये वही। हो गया। फोर्थ वाले के कुछ पॉइंट्स देख लो और फिर उसका मैप देखते हैं। थोड़ा और कर ही लेते हैं, देखिए मैप शायद दिख ही जाए। ओके। फोर्थ, देखो टीपू को ऑलरेडी पता था कि नाउ ही इज लूजिंग, तो आपके पास एक ऑप्शन है मरने से अच्छा तो नेगोशिएट कर लो, है ना। तो देखो टीपू एंटर्ड इन टू नेगोशिएशन विद द फ्रेंच गवर्नमेंट। अब टीपू के पास सिर्फ एक दोस्त का ऑप्शन है, दैट इज फ्रांस। फ्रांस की ऑलरेडी बैंड बजी पड़ी है। इंडिया में थोड़ी फ्रांस मजबूत है, फ्रांस यूरोप में मजबूत है। इंडिया में तो ऑलरेडी उनकी बैंड बजी पड़ी है ना। ये पॉइंट आपको मैंने बता रखा है, अगर कहोगे नहीं तो फिर बताऊंगा। ठीक है। बैटल ऑफ पिरामिड्स है ना, और ये नेपोलियन जीत गया था, और इसी का बहाना लेकर के कौन अपना काम बना रहा है, वेलेस्ली, है ना। वो बता रहे बस नेपोलियन पहुंचने ही वाला है, रास्ते में निकल पड़ा वहां से। वाइल नेपोलियन वॉज बिजी इन यूरोप, उसको कोई लेना देना नहीं था। देखो टीपू ना यहाँ लड़ रहा था, ये चीज याद रखना आपकी, टीपू की डेथ श्रीरंगपट्टनम को बचाने में, उसको लगा कैपिटल बच जाएगी तो चांसेस आर देयर, क्योंकि रिसोर्सेज आपके सारे वही हैं। एक बार आपकी कैपिटल गई तो फिर काम खत्म है। इसलिए अटैक कैपिटल पे होता था, राज्य और जिसे कोई लेना देना नहीं। सारी सप्लाईज कहाँ है, कैपिटल में है, सारे वेपनरी कहाँ है, कैपिटल में रखी है ना। तो अगर कैपिटल एक बार आप ले गए तो फिर तो काम हो गया। हालांकि हर कैपिटल मजबूत नहीं होती, जैसे दिल्ली कैपिटल। बहुत देर से समझते हो यार तुम लोग। वायनाड, केरला, सिंधा, कोयम्बटूर, the old ODR dynasty was bought। अगर लेक्चर्स लगातार हुए तो मान के चलो कि आप 15-16 लेक्चर्स एटलीस्ट, मतलब कोशिश करेंगे प्रीलिम से पहले टाटा बाय बाय कर दें इसका। अरे पूरी करने को बोलो, 5-6 लेक्चर में भी करवा सकता हूँ, ये तो बहुत पेस कम कर रखी मैंने। हाँ एक फिफ्थ गियर भी है। बेसिकली कोशिश ही है ना कि आप लोग कम से कम अच्छे से पढ़ लो, ताकि कभी दोबारा आप कॉपी उठाओ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। इसको प्रीलिम से पहले आप 1-2 दिन कॉपी उठाओ, 2 दिन पहले उठाना, एक बार पूरा रिवाइज मारोगे, कोशिश आपको मैक्सिमम चीज़ें याद रहेंगी, है ना। और क्वेश्चंस आए थे, देखो पिछले वाले में तो आए थे, मिडेवल से भी क्वेश्चंस पूछ लिए थे उन्होंने, एंशियंट से भी पूछ ले, कोई भरोसा नहीं यूपीएससी का भाई, तो कोई भी चांस नहीं ले सकते हम। मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया आज तक, मर्जी देखते हैं, हिम्मत के ऊपर बात है। अभी कट ऑफ देखा मैंने, फिर मुझे लगा बहुत बड़ी गलती हो गई, दे देना चाहिए था। कट ऑफ देखा किसी ने, सोच के देखो आप। और जो कैटेगरीज वाले होंगे उनके लिए और ऑप्शन था यार। 59 समथिंग था ना, मतलब चांसेस थे, सोच के देखो। हम्म।
तो अगर उस चांस को जो ग्रैब नहीं कर पाए वो तो फिर गड़बड़ बात है। मतलब मैं बताऊं देखो, मतलब कम से कम नहीं तो मतलब मैं ऐसे 50 60 या 100 लोगों को जानता हूं जो सी सेट में लटके हैं, किसी के 100 नंबर से कम नहीं है जीएस में। और आपके भी बहुत नोन होंगे, सब लगभग सी सेट में अटके हैं, मैक्सिमम लोग। ठीक है। शौर्य, शौर्य का सी सेट अच्छा लग रहा है कि ठीक है। देखो दिस इज एलिमिनेशन ऑफ व्हाट वी से कंपटीशन। एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। आप सारे लोग सी साइड में अटको, शौर्य आप उसमें क्लियर कर जाएगा। देखो आप लोग भी कंपटीटर हो एक दूसरे के, दोस्ती यहीं तक है जिस दिन एग्जाम में बैठे यू आर कंपटीटर। ये सिंपल सी बात है। देखो यहाँ कितनी भी दोस्ती हो, समझे, हाँ, वहां कॉम्पिटिटर हो आप। वहां कोई किसी का दोस्त दोस्त नहीं है, ना ही आपके पास टाइम है। अगर दोस्ती वहां निभाए तो फिर काम लग जाएगा। आकाश, हाँ हाँ, आकाश अगर मानव के साथ पढ़ना तो दो ऑप्शन है, या तो हेल्प करो या तो बाहर मिलो, है ना। कॉपी बदल लेना इससे। इसका जो भी कोड वोड हो ABCD देख लेना। क्वेश्चंस तो वही होते हैं, शफल्ड होते हैं बस। ठीक है, हो गई ये। मैप देख लें, थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ, एक दो लाइन तो लिखे होगा। ठीक है, बताना जहां तक हुआ हो। ठीक है ना, यहाँ तक तो लिखा होगा। बस मैप देख लो, अब पैचेस देखो कहाँ तक बढ़ चुके हैं। मैसूर इज वेरी लिमिटेड नाउ। अभी थोड़ा और नीचे कर दो, पूरा दिखेगा तब फिर फोटो ले लेना इसका। अब मैसूर इज लिमिटेड, अब काम हो गया ईआईसी का। नाउ वोडेयार डायनेस्टी इज रिस्टोर्ड। तो वोडेयार्स को ये लोग फिर से जो है रिस्टोर कर देंगे, क्योंकि वोडेयार इज व्हाट, कमजोर। देयर बी एज पपेट्स, तो ये एज अ पपेट काम करेंगे, तो वोडेयार्स को बैठा देंगे। किसी मजबूत डायनेस्टी को नहीं बैठा सकते। देखो हो सकता है उनमें भी कोई काबिल रहा हो, हैदर अली के सिपाहियों में या उनमें। अब उनसे मतलब है कि आप फ्रेंच को फिर से दावत दे रहे हो, तो इसीलिए इन्होंने पूरी उसको हटाया और वोडेयार्स को रिस्टोर किया, क्योंकि वोडेयार्स आर कमजोर, उनको रूल करना इज ईजी। शाश्वत हो गया, शाश्वत। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड स्पीड। वहाँ बहुत लिमिटेड टाइम होगा, ये बात याद रखो। 1 मिनट सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, चाहे रेगुलर लिखने की प्रैक्टिस करो चाहे जैसे। स्पीड जरूरी होनी चाहिए आपको। कहीं चीटिंग वीटिंग का ऑप्शन अगर आपको मिल जाए लो, तो इसीलिए स्पीड बढ़ाओ और कोशिश करो याद करने की। जैसे 2 3 लाइनें आपने पढ़ ली ना, तो पहली बात तो पूरा एज इट इज मत लिखो, कोशिश करो तो शॉर्ट कर लो उसको, है ना। अनलेस ऐसे वगैरह लिख रहे हो तो बात अलग है। और प्लीज अगर आप लोग थोड़ा सीरियस हो तो ऑप्शनल को अपने बहुत मजबूत रखो। देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट विच कैन गिव यू एटलीस्ट 400 मार्क्स। 350 400 के अराउंड आप ला सकते हो उसमें, देर इज द चांस। जीएस वीएस बाद में, ऑप्शनल पे पकड़ मजबूत रखो। ऑप्शनल स्ट्रांग मतलब आप प्रीलिम्स, मतलब आप यूपीएससी आधा क्वालिफाई कर गए। मेरे ना होने का रीजन सिर्फ मैं ऑप्शनल में लैग कर गया। जीएस में अच्छे खासे मार्क्स थे मेरे, हाँ, 700 समथिंग मार्क्स थे मेरे, 10 12 नंबर कम थे, वो उसकी वजह से भी। ये मत पूछो। हाँ। एक सब्जेक्ट देखो, ये बहुत बड़ी गलती थी, आप लोग ये गलती मत करना। कोई सब्जेक्ट जैसे आपने यहाँ पढ़ना शुरू किया, आपको वो सब्जेक्ट पसंद आ गया, ठीक, मैंने तुरंत क्या किया, सोशोलॉजी में मैंने डिग्री के लिए मैंने इग्नू में डाल दिया, क्योंकि मैं क्लास तो कर नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि मेरा डीयू से चल रहा था ऑलरेडी। तो अब सोशोलॉजी मैंने इग्नू से डाल दिया, क्योंकि मुझे सोशोलॉजी के एक टीचर मिले, धर्मेंद्र सर, बहुत नाम उनका, मुखर्जी जाओगे आपको दिखेंगे। तो धर्मेंद्र सर मतलब बेहतरीन टीचर, मजा आ जाए आपको उनके साथ पढ़ो। 2 3 घंटे की क्लास लो, मजा, हंसा हंसा के पागल कर दे वो आदमी, ठीक है। तो ही वॉज वेरी गुड। तो मैंने उनके इन्फ्लुएंस में और मैंने सोशोलॉजी ले ली, ले तो लिया मैंने। अब खैर उस टाइम पे मेरे दादाजी की डेथ हुई, फिर थोड़े दिन बाद दादी की। तो होता क्या है हिंदू रिचुअल्स में, आपको पता होगा कि 13 14 दिन या अराउंड 15 16 दिन या 20 दिन तो जाते हैं। अब जाओगे वो सब करोगे, फिर मुंडन वगैरह होता है, दिन 13वीं होती है, फिर वापस आते थे। तो 1 महीना मेरा इसमें निकल गया मेन से पहले, तो 1 महीने तक तो मैं इन्हीं दाह संस्कार में लगा रहा। तो उसके बाद जो है थोड़ा योगदान मेरे दादा दादी का भी है। ठीक है। सॉरी। यार क्या क्या बुलवा रहे हो तुम सब आज। हो गया। तो ऑप्शनल पे मतलब मैं टाइम नहीं दे पाया। मुझे अच्छा कॉन्फिडेंट में बहुत था कि भाई ऑप्शनल बहुत बड़ा हूँ, और लिटरली सबसे ज्यादा वही डूबा।
तो मतलब जीएस के पर पेपर में हर पेपर की बात करूं मतलब 100 के राउंड नंबर स्कोर किए मैंने। ऑप्शनल मेरा मुझे खा गया। एसए में भी, हाँ एसए में बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे, हाँ सही एसए याद दिलाया। एसए के लिए फिर मैंने जब कॉपीज वगैरह शो होती ना तो मैंने देखा, तो उसमें मतलब मेंशन किया था उसने एग्जामिनर ने कि हाँ मतलब अच्छा लिखा है, तो खुशी हुई। लेकिन फिर वही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, खुशी लेकर के क्या करता। 10 नंबर होता तो फिलहाल इंटरव्यू कॉल हो जाती, आईआरएस तो मिल ही जाता। अच्छा ऑप्शनल पेपर्स क्या, मुझे लगा कि अच्छा ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं हाँ हाँ। हाँ भाई 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। मतलब थोड़ा होता है यार कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे ना कभी उसको मत लेना, जो सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है जिससे कोशिश करना, ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है आपने, भले आपको लगता हो कि वो आसान नहीं है, लेकिन जब आप जाओगे पढ़ने ना तो वो दैट इज फार बेटर। मैं पॉलिटी लेता, पीएसआईआर लेता तो शायद सेलेक्ट होता। खैर, हो गया। मुझे लगा सब पीएसआईआर ले रहे हैं, मैं कुछ अलग करता हूँ है ना। अब सलग के चक्कर में, क्योंकि बात थी उस टाइम पे एक टीचर है सुब्रा रंजन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुब्रा रंजन, करोल बाग राजेंद्र नगर में, शी इज द ओनली वन कि पीएसआईआर का नाम आता तो सुब्रा रंजन, ठीक है। तो उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे दोस्त थे। अब मैं देख रहा हूँ कि यार उनका पीएसआईआर मेरे जितना स्ट्रांग है, मुझे लगा बराबर नंबर आ जाएंगे, काम खराब हो जाएगा, लो चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया। कुछ और है क्या नीचे, समथिंग एल्स इज देयर। ट्रेवनकोर, अच्छा कुछ पॉइंट्स ट्रेवनकोर वगैरह के भी लिख लो आप, कर्नेटिक एंड ट्रेवनकोर के। क्या पॉइंट समझाना है, मैप समझाना है, ये वाला, ठीक है। देखो 1792 में टीपू हारा, टीपू की बहुत सारी टेरिटरी चली गई। अब टीपू सुल्तान को ये पता चल गया कि भाई उधर तो 1v3 की सिचुएशन आ गई ना, टीपू इज अलोन, उधर 3 लोग लड़ रहे हैं, तो टीपू को भी कुछ चाहिए कि भाई मैं भी कुछ कोशिश करूं। तो देखो विथ फ्रेंच गवर्नमेंट विच मेड ब्रिटिशर्स अनईजी, तो इसने कुछ एग्रीमेंट्स किए फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ कि भाई थोड़ा सा आर्मी सपोर्ट भेज दो, या कुछ ट्रेनर्स को भेज दो, कुछ टेक्नोलॉजी भेज दो, वेपन्स भेज दो। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये फ्रेंच से ज़्यादा नज़दीक हो रहा है, फ्रेंच के साथ उनकी लड़ाई ऑलरेडी यूरोप में चल रही है, हमने डिस्कस किया है, नॉर्थ अमेरिका में और साउथ मतलब सेंट्रल अमेरिका में भी लड़ाई ऑलरेडी चल रही है। इसने ब्रिटिशर्स को और एंग्री कर दिया। सेम टाइम पे क्या हुआ आप देखो, नेपोलियन ने जो है अटैक किया इजिप्ट पे, नेपोलियन इज फ्रॉम फ्रांस, नेपोलियन ने अटैक किया इजिप्ट पे। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स मनाने लग गए अपने ब्रिटेन को कि देखो नेपोलियन ने इजिप्ट पे अटैक कर दिया है, अब बस वो इंडिया पहुंच रहा है, अब बस वो कल पहुंचने वाला है, हाँ कर दो। मतलब बहुत सारे लेटर्स लिखने शुरू कर दिए वेलेस्ली ने, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, कि हर 10 मिनट पे लेटर भेज रहा है कि अरे बस पहुंच गया है, रास्ते में आ गया है, बस उसने यहाँ उसको देखा है कि पहुंच ही रहा है ना। तो फिर ब्रिटिशर्स ने बोला कि चलो 1 ही 2% का चांस है, लेकिन उसको चांस क्यों लेना। एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे आपका कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, फिर भी आप उसकी कोचिंग कर लेते हो कि भाई 1 2% का भी चांस ना ले, है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे आपके स्ट्रांग हो, फिर भी आप यहाँ क्लास कर रहे हो, चांस नहीं लेना है ना। तो ब्रिटिशर्स को भी लगा कि चांस ना लो, रॉयल नेवी भेज दो अपनी, रॉयल आर्मी, तो रॉयल आर्मी का भी सपोर्ट, बाकी 2 लोग और बैठेंगे मराठास और ये लोग सपोर्ट करने के लिए। अल्टीमेटली श्रीरंगपट्टनम अगेन वही बात हुई कि टीपू लड़ता हुआ मारा गया अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि इसको था कि कैपिटल बचा ले जाऊंगा तो देयर इज चांस कि फिर से सर्वाइव कर जाऊं, 1 आध 2 साल 4 साल और निकल जाए। लेकिन क्योंकि टीपू मारा गया वहां, तो बात खत्म वहीं पे। और जब टीपू की डेथ होती है तो फिर से जो है देखो वोडेयार डायनेस्टी को रिस्टोर कर देते हैं, क्योंकि टीपू से पहले भी वोडेयार थी, टीपू के पिताजी ने उन्हीं को हटा करके बने थे लोग नंजराज और देवराज, ठीक है, 2 मिनिस्टर्स थे, चिक्का देवराज नाम था उनका राजा का, ठीक है। उस वजह से फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना एज अ पपेट जो है वोडेयार्स को बैठा दिया। सिमिलर टाइम पे कार्नेटिक और ट्रेवनकोर के भी कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी देख लो आप 2 3 पॉइंट्स। 1800 में ब्रिटिश रेजिडेंट एक्सेप्ट हुआ, ठीक है ना, जब राम वर्मा मरे, रामा वर्मा और मार्तंड वर्मा ये सारे लोग स्ट्रांग रूलर्स थे, तब तक ईआईसी जो है उनके, ईआईसी वाज देयर लेकिन उनके कंडीशंस पे, जैसे यू आर स्ट्रांग इन योर एरिया, ईआईसी आपके एरिया में आएगी तो आपकी कंडीशंस पे काम करेगी, कि तुम टैक्स दोगे इतना, मान जाएगी ईआईसी, इस टाइम पे ट्रेड करोगे, रात में नहीं आओगे, मान जाएगी ईआईसी, है ना। जब राम वर्मा की डेथ होती है तो फिर, तो सबसे पहले तो कोई अपना रेजिडेंट बैठाते हैं, कोर्ट में रेजिडेंट बैठा दो, फिर वो धीरे धीरे इंटरफियर करेगा, राजा को थोड़ा दारू वारू पिलाएगा, है ना। वेलुथम्पी का भी जिक्र किया है अगर किसी को याद हो तो, देयर वॉज अ रिवोल्ट,
है ना, याद है ना? ठीक है। तो सबसे पहले नायर ट्रूप्स का रिवोल्ट होता है जिसमें ब्रिटिशर्स मदद करते हैं। देन बाद में इतना इंटरफेरेंस बढ़ जाता है कि वेलू थम्पी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनके अगेंस्ट लड़ाई होती है, एंड देन रिवोल्ट वाज क्रश्ड बाय ईआईसी, क्योंकि थोड़े से लोग होते हैं, मुट्ठी भर। मोहम्मद अली वाला याद ही होगा भाई। उधर कौन सपोर्ट कर रहा था? देखो, फ्रेंच उनको सपोर्ट करते, कौन था? हाँ, चंदा साहिब थे। और ऑटोमेटिकली फिर इनको मोहम्मद अली को करना पड़ा। देन चंदा साहिब वॉज बीहेडेड, चंदा साहिब मर गए, तो बचा कौन? मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली तो ऑलरेडी अलाई है, और जब इसकी डेथ होगी अलाई मोहम्मद अली की, देन वेलेस्ली आ जाएगा डायरेक्टली, है ना, और कर्नाटिक को अनेक्स कर लेगा। इसमें सबऑर्डिनेंस अलायंस लिखा है कि नहीं? हाँ। अरे वो वोडेयार्स वाले में सबऑर्डिनेंस अलायंस का पॉइंट था कि नहीं? था ना, वोडेयार जब रिस्टोर किए गए अंडर द सबऑर्डिनेंस अलायंस, था ना ये पॉइंट? अब ये ना इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, रिंग एंड फेंस भी चलेगा, सबऑर्डिनेंस भी चलेगा, इनडायरेक्ट रूल भी चलेगा, सब चलता जाएगा। हो गया। इसका बैकग्राउंड वहां से याद कर लेना आप, चंदा साहिब वाले कंटेक्स्ट से। चंदा साहिब वॉज सपोर्टेड बाय फ्रेंच, तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स की मजबूरी थी कि मोहम्मद अली को। इनिशियली चंदा साहिब जीत भी जाएंगे, बताया था मैंने, फिर कुछ चीजें होंगी। दो ही लोग तो बेहेड हुए थे, एक चंदा साहिब, एक सिराजुद्दौला। कारण कौन? नहीं नहीं, रॉबर्ट क्लाइव आरसी, हाँ ठीक है। यार अभी उधर और दिख रहा है, और भी कुछ डाल रखा है क्या इसमें मैंने? ये अच्छी बात नहीं है। हुआ क्या? एक बार रुकना, देखो जरा नीचे तक कुछ है क्या? नहीं नहीं, नहीं है, नहीं है। मैप्स की जरूर प्रैक्टिस करना घर पे एक दो बार बनाने की, तो उससे ना रीजन्स याद हो जाएंगे, फिर ये पढ़ना उड़ना नहीं पड़ेगा कि इस रीजन में कौन बैठा था। दो एक बार मैप ड्रॉ करोगे वो ऑलरेडी दिमाग में, क्योंकि पिक्चर्स जल्दी याद होती हैं। फिर अपना उस पर दिखाते रहना कि यहाँ पे ये बैठा है, यहाँ पे ये बैठा है, यहाँ पे ये बैठा है। एक मैप में टेरिटरी, एक मैप में रूलर्स। बाकी जब एंग्लो मराठा वॉर हम देखेंगे, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो डायनेस्टी, वो ट्री है ही है, फैमिली ट्री, उसी वॉर के नीचे जस्ट एक बार फैमिली ट्री बना लेना, ताकि वो भी याद हो जाए कि किसके बाद कौन आया था, और वो वार भी उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन कैसे आ रहा है, क्यों ये आ रहा है, क्यों ये नहीं, है ना। तो पहले की रीजन, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जब हम डिस्कस करेंगे, रीजन होंगे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव मार देंगे अपने किसको? व्हाट वाज द नेम? विश्वास राव? नहीं, नारायण राव। भतीजा, भतीजा था ना, भतीजे को मारेंगे। अब बाकी जो मराठा सरदार होंगे उनको ये बात पसंद नहीं आएगी, कुछ लोग लॉयल होंगे ना स्टिल पेशवास के। नारायण राव बेसिकली इज रिलेटेड टू नाना साहेब, नाना साहेब से रिलेटेड था ना, है, नाना साहेब से तो रिलेटेड था। हाँ, तीन बेटे थे आई थिंक, है ना। एक ने तो शादी नहीं की थी, अब ये, हाँ उसने शादी नहीं की थी, है ना। तो नारायण राव को मार देंगे, तो कुछ लोग जैसे, एक नाम आएगा नाना फडनीस, मेन जो रोल प्ले करेंगे, नाना फडनीस के जिक्र आएगा उसमें। ही वॉज वेरी स्ट्रांग, और वो मिनिस्टर्स में से एक थे, तो वो अलॉन्ग विद 11 मिनिस्टर्स, ठीक है। तो एक कॉन्स्पिरेसी है, बार भाई कॉन्स्पिरेसी, जिसमें नाना फडनीस और 11 मिनिस्टर्स ये मिल करके क्या कर देंगे, इसके रघुनाथ राव के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि भाई तुमने ऐसे कैसे मार दिया।
अब रघुनाथ राव के पास कोई चांस तो है नहीं कि मराठास का सपोर्ट ले ले, क्योंकि बाकी मराठास इसके अगेंस्ट, तो ये भाग के चला जाएगा ईआईसी के पास। ईआईसी इसको सपोर्ट कर देगा, बदले में ये दो जगह प्रॉमिस कर देगा महाराष्ट्र की, एक सैलसटे एंड देन सेकंड इज बसीन। बसीन इज करंट बसाई, मुंबई में जगह है। तो ये दो जगहें प्रॉमिस करेगा, बदले में बोलेगा मुझे पेशवा बनवा दो। पेशवा मतलब बन भी जाएगा एक तरह से, लेकिन फिर क्या होगा कि ट्रीटी ऑफ सूरत हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी क्या बात चल रही है, हॉल्ट, पॉलिसी ऑफ हॉल्ट। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बोलेगा कि नहीं लड़ाई रोको, तो ट्रीटी ऑफ सूरत में ये बात होगी कि आप हमें ये दो रीजन्स दे दो, बदले में आपको पेशवा बना दूंगा। और वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करेगा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर होगी। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या होगा कि युद्ध पे रोक लगेगी, और जो माधवराव टू होगा, माधवराव टू टेक्निकली वो बनना चाहिए था, तो माधवराव टू या कोई, हाँ माधवराव टू ही शायद है ना, उसको जो है ये लोग इन्फेंट होता उस टाइम पे, उसको ये लोग बोलेंगे कि यू आर द रूलर, और नाना फडणवीस जो है उसके प्रोटेक्टर होंगे, तो उसको ये लोग वैलिडेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होगा, देन फिर सेकंड पे आएंगे, थर्ड पे आएंगे। कौन सा, ये वाला? ठीक है, टाइम भी हो गया, एंग्लो मराठा वॉर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का टाइम पीरियड लिख लो आप बस खाली, 75 से 82, 1775 टू 82। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, तीन एंग्लो मराठा वॉर होंगे, फर्स्ट इज 1775 से 82। सेवेंटी फाइव से 82। सेकंड के लिए आगे देखेंगे, बट अभी के लिए इसको लिख लो आप। सेकंड होगा आई थिंक 1798 से 1803, 1805 सॉरी 1803 से 1805। 98 में वेलेस्ली आएगा, 83 में, हाँ 3 में जाएगा। हाँ, फर्स्ट वाला क्या, एंग्लो मैसूर? ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑनलाइन वालों आप भी जा सकते हो।